अध्याय 581 आध्यात्मिक पवित्र लड़की का बल भाग 2। लॉन्ग हाओचेन हंसे, अभी अभी अब लड़ना बंद करो। लिन शिन वास्तव में हार गया, लेकिन यंग एर उसने आपको चोट पहुंचाने के डर से आपके खिलाफ अपने कुछ सबसे शक्तिशाली युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया। अन्यथा आपके लिए खतरा वास्तविक होगा। क्या वह आह्वान मंत्र पहले आपकी रचना थी? मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी है। चेन यंग र ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से बनाया है, हाओयू के एसेंस ऑफ डिसऑर्डर से प्रेरित। हालांकि मैं इस तरह के जादू का उपयोग नहीं कर सकता, मैं सोच रहा हूँ शायद मैं सम्मन के माध्यम से ऐसा जादू कर सकता हूँ। मैंने कई प्रयास किए और आखिरकार मैं सफल हुआ। पहले के अर्थ ड्रैगन एक प्रारंभिक प्रायोगिक उत्पाद थे जो जादुई क्रिस्टल का उपयोग करके बनाए गए थे। जरूरत के समय मैं उन्हें किसी भी समय बुला सकता हूं, और हालांकि जादू को बुलाने के लिए काफी लंबे समय की आवश्यकता होती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्वनिर्मित ड्रैगन समय के साथ विकसित हो सकते हैं। उनका दोष युद्ध प्रवृत्ति की कमी है, लेकिन मैं उन्हें कठपुतली की तरह वश में कर सकता हूं। मैकडुल की तरह जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ेगी वे विकसित होंगे। चेन यंग र की व्याख्या सरल लग सकती है, लेकिन जिसने भी इसे सुना उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ये अलग अलग तत्वों के 6 पृथ्वी ड्रैगन थे जो जादुई क्रिस्टल और बुलाने वाले जादू की बदौलत बनाए गए थे। इस तरह के कारनामे की कठिनाई उतनी ही है जितनी कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है। दूसरे शब्दों में, चेन यंग र न केवल बुलाने में सक्षम थी बल्कि अपने स्वयं के जानवरों को बनाने में भी सक्षम थी। मैं पवित्र आत्मा लड़की हूं, और यह एक व्यक्तिगत क्षमता है जो मैंने भगवान की चुनी हुई आत्मा उपहार बनने के बाद हासिल की है। जब तक मैं चाहूं मैं पत्थर को भी रूह दे सकता हूं। हालांकि मेरी आध्यात्मिक शुभकामनाओं की संख्या सीमित है। इसके प्रयोग से मेरी कुछ आत्मिक शक्ति व्यय होगी, अतः मैं इसका अत्यधिक प्रयोग नहीं कर सकता। अच्छी बात यह है कि बुलाए गए जानवर जिनकी आत्माएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, मेरी खेती आगे बढ़ने के साथ साथ विकसित होंगी। उनका स्पष्टीकरण सुनकर सभी दंग रह गए। होली स्पिरिट गर्ल के रूप में चेन यंगर की क्षमता थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन ध्यान से सोचने पर हर कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन ठंड महसूस कर सकता है। उसके पास जादुई जानवर बनाने और उन्हें विकसित होने की क्षमता देने की शक्ति थी। ये कौशल अपने शुरुआती उपयोग में बहुत आकर्षक नहीं लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे चेन यंग र की खेती आगे बढ़ी, उसके बनाए जादुई जानवर और अधिक शक्तिशाली होने के लिए बाध्य थे। और जब वह 9वें चरण पर पहुंचती है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसके पास शक्तिशाली जादुई जानवरों का एक समूह होगा जो उसकी सहायता के लिए कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करेगा? क्योंकि ये जादुई जानवर मूल रूप से चेन यंग र के विचारों के आधार पर बनाए और ढाले गए थे, उसके अनुबंध ने उसे उन पर पूरा नियंत्रण दे दिया, जिसकी तुलना सामान्य संबंध से परे थी। निश्चित रूप से संयुक्त जादू का उपयोग करने में सक्षम 6 अलग अलग तत्वों के जादुई जानवर पहले से ही सामान्य संबंधकर्ताओं की सीमा से कहीं अधिक हैं। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने व्याख्या की, यंग र, मैं इसे इस तरह समझ सकता हूँ कि एक पवित्र आत्मा लड़की के रूप में ये क्षमता आपको पूरक अनुबंधित जानवरों का एक बैच देती है। चेन यंग र हंसे, बस इतना ही। मेरी जागृति थोड़े समय पहले हुई थी, इसलिए मैं अभी भी इस क्षमता में दक्ष नहीं हूँ, और अधिक से अधिक कर सकता हूं इन 6 जादुई जानवरों को नियंत्रित करें। लॉन्ग हाओचेन ने टिप्पणी की, आपके सम्मान के लिए मंत्रोच्चार का समय काफी धीमा था। यदि इस समस्या का समाधान हो जाए तो चीजें सही हो जाएंगी। इसके अलावा अगर वे मर गए तो क्या होगा? क्या आप उन्हें पुनर्जीवित करने में सक्षम हैं? और यदि उन्हें पुनर्जीवित भी कर दिया जाए तो क्या वे फिर भी अपनी विकसित होने की क्षमता बनाए रखेंगे और विकसित होना बंद नहीं करेंगे? लॉन्ग हाओचेन का प्रश्न मधुर बिंदु पर पहुंच गया। चेन यंगर की क्षमता काफी मजबूत थी, लेकिन अगर इन पहलुओं में उसकी सीमाएं थीं, तो उसे युद्ध के मैदान में अपने सर्वोत्तम उपयोग प्रदर्शित करने के लिए और अधिक पूर्व शर्तें ढूंढनी होंगी। चेन यंग र ने उस पर विचार किया और उत्तर दिया, मंत्रमुग्धता का समय कोई समस्या नहीं है। मैं गाने को छोटा करने के तरीके ढूंढ सकता हूं, और ये छोटे ड्रैगन हाल ही में बनाए गए थे, इसलिए अनुबंध को अभी भी पूर्ण करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे वे विकसित होंगे और अनुबंध बढ़ेगा, जब का समय कम होता जाएगा, और जब मैं पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं मैकडुल की तरह ही उन्हें बुलाने में सक्षम हो जाऊंगा। लेकिन वे वास्तव में मर नहीं सकते, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो पिछले सभी प्रयास बर्बाद हो जाएंगे, और मैं केवल तभी नए सिरे से पुनः आरंभ कर सकता हूं। बेशक चाहे वे मेरे द्वारा बनाए गए हों या नहीं, मेरे सभी प्राणियों को जिन्हें आत्मा दी गई है, उनकी क्षमता मेरी वर्तमान स्थिति से प्रभावित होगी।
दूसरे शब्दों में, मैं जितना मजबूत होता जाऊंगा, स्पिरिट बेस्टोवाल के माध्यम से बंधे मेरे जादुई जानवर उतने ही मजबूत होंगे। लॉन्ग हाओ चेन मंद मंद मुस्कुराए, फिर आपको अच्छे प्रयास करने होंगे। मुझे लगता है कि इस कौशल को विकसित करने की काफी संभावनाएं होनी चाहिए। ये भविष्य में आपसे भी बड़े उपयोग दिखा सकता है। चेन यंग र ने कुछ गर्व के साथ उत्तर दिया, ये निश्चित रूप से बात है। मैं हमारी आशा की किरण का एक उपयोगी हिस्सा हूँ। लॉन्ग हाओ चेन ने घोषणा की, चूंकि हम पहले से ही इन प्रशिक्षण मैदानों में हैं, हम कल आपके दादाजी द्वारा परीक्षण के लिए तैयार रहने के लिए कुछ रणनीति का अभ्यास करने जा रहे हैं। हालांकि टीम में हर किसी को पूरा भरोसा था और अपने पिछले अनुभवों के बारे में आपसी उच्च समझ थी। प्रशिक्षण के इन 2 वर्षों में वे सभी अलग अलग तरीकों से विकसित हुए थे। झांग फैन फैन के शामिल होने से उन्हें अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन करने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता थी। हाँ, चेन यंग र ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फीकी पड़ गई, जिससे उसकी आंखों में शिकायत की हल्की सी झलक दिखाई देने लगी। लॉन्ग हाओ चेन की अवलोकन की गहरी समझ प्रदर्शित हुई। उन्होंने आश्वस्त करते हुए उत्तर दिया, चिंता मत करो, स्वर्ग मदद करेगा। वे ठीक हो जाएंगे। चेन यंग रा चिल्लाए, लेकिन वह बहुत देर पहले ही पकड़ी गई थी। क्या वे सचमुच ठीक हो जाएंगे? लिन शिन ने टिप्पणी की, क्या आपने इस बार यांग वेंझाओ को अस्वीकार नहीं किया? जब वह पकड़ा गया तो आप किसी अन्य समय की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक चिंतित कैसे हो गए? चेन यंग र ने रहस्यमय तरीके से कोई तैयार जवाब नहीं दिखाया और क्षितिज की ओर देखते हुए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं उससे तब से जानती हूं जब हम छोटे थे। उस समय वह मुझसे कुछ साल बड़े थे। हम पवित्र शहर में रहते थे, अक्सर मिलते रहते थे। मैं उसे बिग ब्रदर वेंझाओ कहता था और वह मुझे यंग र कहता था। हमारे खेती के समय के अलावा वह हमेशा मुझे मौज मस्ती करने और कुछ अच्छा खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाते थे। जब भी किसी ने मुझे परेशान करने की हिम्मत की, मैंने हमेशा उसका इलाज किया। मेरे लिए मामला यह है कि दुर्व्यवहार करने वाले को अज्ञात तरीके से पीटा जाए। वह मेरे साथ मेरे जैविक बड़े भाई से भी बेहतर व्यवहार करता है, और उस समय जब वह अभी भी छोटा था, मैं आमतौर पर उससे पूछती थी, बड़ी बहन वेंझाओ, क्या हम बड़े होने पर आपसे शादी कर सकते हैं? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, अच्छा, फिर मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करूंगा। कौन जानता था कि कुछ वयस्कों ने हमारी बचकानी बातों के बारे में सुना था और बिग ब्रदर वेंझाओ के दादाजी ने मेरे दादाजी को प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने बहुत खुशी से स्वीकार कर लिया और इस तरह हमारी शादी की बात सामने आई। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मेरी साधना का समय बढ़ता गया, हमारे लिए एक दूसरे से मिलने के अवसर कम होते गए। ये बहुत अधिक गंभीर और शक्तिशाली हो गया, जबकि मैं किसी कारण से एक भी संबंध मंत्र का उपयोग नहीं कर सका। उस समय दादाजी ने मुझे पवित्र आत्मा लड़की का रहस्य नहीं बताया था, और मुझे हमेशा विश्वास था कि मेरे पास एक शक्तिशाली संबंधकर्ता बनने का कोई रास्ता नहीं है, जिससे मुझे विशेष रूप से हीन महसूस होता है। एक बार वह मुझे बाहर ले गया और हम योद्धा के मंदिर के कुछ सख्त लोगों से मिले। उस समय हम अभी भी बहुत छोटे थे, और हालांकि बिग ब्रदर वेंझाओ बहुत मजबूत थे, लेकिन वह उन अधिक उम्र के लड़कों को नहीं हरा सके। उस पल मैंने उसकी आंखों में आक्रोश की गहरी झलक देखी। उस समय मैं अभी भी छोटा था। मैंने घोषणा की, बिग ब्रदर वेंझाओ, अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। मैं बड़ा होकर तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। उस क्षण उसने अपना सिर बढ़ाकर घुमाया और मुझे बहुत ही विचित्र दृष्टि से देखा। मैं उस अपमान को कभी नहीं भूलूंगा जो उसने दिखाया। जब उसने पूछा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, उसने उत्तर दिया, तुम्हें मेरी रक्षा कभी नहीं करनी पड़ेगी, मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालांकि मैं आज हार गया हूं, लेकिन भविष्य में दोबारा नहीं हारूंगा। तो उसने पूछा, मैं तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं कर सकता? वह हंसा और मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। उस पल मुझे बहुत दुख हुआ। आप सोच सकते हैं कि यह कुछ नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मेरे रिश्तेदारों के अलावा मेरी नज़र में वह सबसे प्रिय व्यक्ति था और मैं उसकी सबसे ज्यादा परवाह करती थी। और यही वह क्षण था जब मुझमें हीनता की भावना सबसे अधिक थी। उसके तिरस्कार और मौन उपहास के कृत्य ने मुझे गहराई से आहत किया और उस दिन से मैंने उसे अनदेखा करना जारी रखा। चेन यंग र की कहानी सुनकर हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन दया से भर गया। स्पिरिट टेम्पल लीडर की पोती के रूप में कुछ आकर्षक जादू का उपयोग करने में असमर्थ चेन यंग र को जो दबाव मिला वह इतना बड़ा था जितना कोई कल्पना कर सकता है। शायद यांग वेंझाओ ने जो किया वह कुछ ऐसा नहीं लग सकता था, और शायद वह द्वेष से रहित था। लेकिन उन परिस्थितियों में उस समय उनके कृत्य ने चेन यंग र को बहुत आहत किया।
लिन शिन ने टिप्पणी की, तो यह आपके घायल अहंकार के कारण है। चूंकि आपने उस समय से उसकी उपेक्षा की, तो अब आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? चेन यंग र ने अप्रसन्नता से उत्तर दिया, क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके जैसा ही निर्दयी है? सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने उसकी परवाह करना बंद कर दिया है। मैं हमेशा उसके मामलों पर बारीकी से नजर रखता रहा हूं, और मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं उसे एक दिन नहीं हरा दूंगा, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। उसे पूरे समय इंतजार करवाता रहूंगा, जब तक कि जरूरत पड़ने पर उसके बाल सफेद ना हो जाएं। हम्फ। लिन शिन कांप उठी। एक लड़की का गुस्सा कितना भयानक होता है। परंतु मेरा अनुमान है कि अब मैं तुम्हें परास्त नहीं कर सकूंगा। चेन यंग र की आंखें लाल हो गईं। वह सिसकने लगा, लेकिन अभी के लिए मुझे ये भी नहीं पता कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसे हरा सकता हूं या नहीं? वांग युवान ने बहुत कठिन अभिनय करते हुए सिली गर्ल की भूमिका निभाई। इसी बात की वजह से तुम इतने दिनों तक द्वेष रखते हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, और यहां तक कि उसके दानव शिकार दस्ते में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। क्या लड़की है? चिंता न करें, हम निश्चित रूप से उसे ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और उसे हराने की आपकी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। चेन यंग र ने सिसकियों से भरे हुए उत्तर दिया, मैं अब उसे हराना नहीं चाहता। जब तक मैं जीवित हूं, मैं उससे माफ कर सकता हूं और अपनी शिकायत भूल सकता हूं। लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि वह इस समय कहाँ होगा, और क्या वह जीवित भी है। लॉन्ग हाओ चेन ने थोड़े समय तक विचार करने के बाद पूछा, यंग र, क्या मैरियड बीस्ट माउंटेन पास में कोई ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है? अध्याय 582 आध्यात्मिक पवित्र लड़की का बल भाग 3। उसका प्रश्न सुनकर चेन यंग र की आंखें तुरंत चमक उठी। ठीक है, हम उन्हें ट्रैक करने के लिए कह सकते हैं। वहां निश्चित रूप से एक ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। वे वर्तमान में स्वतंत्र व्यापारियों का सबसे बड़ा समूह है। आइए उन्हें खोजें। वह तेजी से बाहर की ओर भागी। लॉन्ग हाओ चेन ने उसे जल्दी से रोका, यंग र, अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आइए ऐसा करें, हम युद्ध की रणनीति के लिए कुछ सरल अभ्यास करेंगे, और फिर मैं ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खोज में आपके साथ चलूंगा। उन्हें वह बैज दिखाकर जो ये ने मुझे दिया था। हमें उनकी मदद लेने में सक्षम होना चाहिए। हमें जाने से कम ये पता लगाना चाहिए कि यांग वेंझाओ और डुआन ये किस स्थिति में हैं। साथ ही जब हम जानकारी खोजेंगे तो हम आपके दादाजी की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, क्या आपने यह नहीं कहा कि आपके पास अपने दादाजी के प्रभुत्व का मुकाबला करने के साधन थे? चेन यंग र ने सिर हिलाया। हम सम्मनस द्वारा उपयोग किए जाने वाले डोमेन का लगभग सभी उद्देश्य बुलाए गए जानवरों को शक्ति प्रदान करना है। उच्च स्तर के सम्मानकर्ताओं के पास लगभग सभी के पास अपना स्वयं का अनुबंधित जानवर होता है, इसलिए उन का स्वामी भी अपने अनुबंधित जानवर को मजबूत करने या इसे एक साथ बढ़ावा देने के लिए इच्छुक नहीं होता है। मेरे दादाजी का डोमेन उपरोक्त प्रकार का है, जो मुख्य रूप से उनके अनुबंधित जानवर को शक्ति प्रदान करता है। मेरी स्पिरिट बेस्डोमेंट का एक और उपयोग है, और वह प्रतिद्वंद्वी के जादुई जानवरों पर है। जादुई जानवरों को थोड़े समय के लिए बहुत कमजोर कर देता है, और मेरे लिए उन्हें अधीनता में धकेलना आसान बना देता है। दादाजी आपसे कहीं अधिक ताकतवर हैं, इसलिए पवित्र आत्मा के वस्त्र के साथ भी मैं उनके अनुबंधित जानवर को बहुत अधिक कमजोर नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपके डोमेन द्वारा प्रदत्त प्रवर्धन को बहुत कम कर सकता हूं। लॉन्ग हाओ चेन ने तुरंत जवाब दिया, तो चीजें ऐसी ही हैं। पवित्र आत्मा लड़की के रूप में आपकी क्षमता वास्तव में व्यवहारिक है। चेन यंग र ने आगे कहा, समनस पौराणिक जानवरों में विश्वास रखते हैं। किंवदंतियों में पौराणिक जानवरों का क्षेत्र शायद ही चमत्कारी अवतरण कर सका। पवित्र आत्मा लड़की को जादुई जानवरों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में मानव दुनिया में भेजा गया था। यही कारण है कि उसकी क्षमताएं अधिकतर जादुई जानवरों पर केंद्रित होती हैं। मेरे वर्तमान साधना स्तर पर आग्रह देखने योग्य हैं, लेकिन जब मेरी साधना बढ़ती है तो ये आग्रह उतने स्पष्ट नहीं होंगे जितने अब हैं। वांग युवान ने उत्सुकता से पूछा, यंग र, आपके दादाजी का अनुबंधित जानवर कौन सा है? मैं सोचने लगा हूं कि आपके विद्रोह के कारण हमारी जीत की संभावना काफी अच्छी होगी। चेन यंगर ने कहा, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? मेरे दादाजी वर्तमान में जानवरों के बारे में सबसे अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं। वहां जादुई है। मास्टर साइकिक के रूप में वह जो है, मुझे अभी तक उसकी सीमाएं नहीं दिखी हैं। जरा सोचिए, पवित्र युद्ध की शुरुआत के बाद से हमारा असंख्य जानवर पर्वत दर्रा हमला करने के लिए इतना अजेय कैसे रह सकता है?
जिन पशु ज्वारों को हम पुकारते हैं वे राक्षसों से भी अधिक असंख्य हैं। यहाँ तक कि वे 8 राक्षस देवता भी मेरे दादाजी की पूरी ताकत नहीं ला सके। उसके खिलाफ जीतना बेहद मुश्किल होगा। हम जितना संभव हो उतना ही दांव लगा सकते हैं। हम जैसे संबंधियों का सबसे बड़ा दोष हमारी कमजोर मारक शक्ति है। जब तक हम लंबे समय तक टिके रहेंगे, हम दादाजी के सामने अपनी ताकत साबित कर देंगे। मैं दादा का कॉन्ट्रैक्ट जानवर रखूंगा। बड़ी बहन जिंग हुआन मुझे अधिक पसंद करती है, निश्चित रूप से वह उग्र कदम उठाने को तैयार नहीं होगी। बड़ी बहन जिंग जुआन, लिन शिन ने असमंजस में पूछा, क्या आपके दादाजी द्वारा बुलाया गया जादुई जानवर मानव आकार का जानवर हो सकता है? चेन यंग र ने एक रहस्यमय मुस्कान दिखाए, बिल्कुल नहीं। बात बस इतनी है कि बड़ी बहन जिंग जुआन एक लड़की है। समय आने पर आप उसे चोट भी नहीं पहुंचा सकते। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अगले दिन सुबह में लॉन्ग हाओचेन का समूह शांति से प्रतीक्षा करते हुए मंदिर के बाहर देखा। मेरी गणना के अनुसार उन्हें उसी समय के आसपास पहुंचना चाहिए। लॉन्ग हाओचेन बुदबुदाया। वे हान यू और सिमा जियान की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। लॉन्ग हाओचेन को स्टारकिन की उड़ान की गति की अच्छी समझ थी और साउथ माउंटेन पास और मैरियट बीस्ट माउंटेन पास के बीच की दूरी अतिरिक्त रूप से कम थी। हान यू के लिए सिमा जियान को शांति से ढूंढने और वापस लौटने के लिए एक दिन और रात पर्याप्त होनी चाहिए। एक दिन पहले चेन यंग र ने पहले ही आज दोपहर को परीक्षण स्थापित करने का वादा किया था। अपने दादाजी और उनकी मजबूत विचारधारा के बारे में उनकी समझ के आधार पर यदि उन्हें देर हो जाती तो उन्हें डर था कि उनका प्रभाव अचानक कम हो जाएगा, जिससे परीक्षण की कठिनाई बढ़ जाएगी। यदि यांग वेंझाओ और डुआन यी को बचाने के मामले में जल्दबाजी नहीं होती तो वे इसे बहुत आसानी से ले सकते थे और आगे की योजना बनाने से पहले सिमा जियान और हान यू के लौटने का इंतजार कर सकते थे। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। निकलने में थोड़ी देर होने से यांग वेंझाओ और डुआन यी के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यांग वेंझाओ के समूह की परिस्थितियों की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त करते हुए पहले ही लॉन्ग हाओचेन से संपर्क किया था। उनके पास जानकारी के अपने स्रोत थे और खबर बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। उसी समय लॉन्ग हाओचेन ने एक और जानकारी सुनी। उस समय के बाद जब बाओ ने अपने दानव शिकार दस्ते के घेरे का नेतृत्व किया, ये ने तुरंत दानव क्षेत्र में लौटने के बाद अपनी सगाई तोड़ने का इरादा व्यक्त किया। यहाँ तक कि चंद्रमा दानव भगवान के अनुनय के व्यक्तिगत प्रयास भी उनके विचारों को नहीं बदल सके। उनका औचित्य सरल था, जो पुरुष शत्रु को मारने का कार्य अपने से भी ऊपर देखता है, वह उसका पति कैसे बन सकता है। शायद हाबाओ ने राक्षसों के राजकुमार के रूप में सही निर्णय लिया था, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, भले ही उसे अन्यथा मार दिया गया हो। दानव देवता सम्राट ने अपनी स्थिति नहीं बताई और यहाँ तक कि हाबाओ भी चुप रहे। आखिरकार बाओ के पास मामले को दबाने का कोई अच्छा औचित्य नहीं था। ऐसा करने के लिए अंत में सगाई रद्द नहीं की गई, बल्कि अनिश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दी गई। जो कहा गया था उससे बाओ ने एक बार फिर एकांत प्रशिक्षण में प्रवेश किया, प्रशिक्षण द्वारा अपनी ताकत बढ़ाने की योजना बनाई जैसे कि उसका जीवन इस पर निर्भर हो। यह समाचार केवल एक स्टेज एपिसोड था जिसे लॉन्ग हाओचेन ने अपने दिमाग में नहीं रखा था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उस बात से अहबाओ की उसके प्रति नाराजगी और भी बढ़ गई है। डेविल ड्रैगन के राजकुमार के रूप में बाओ ने बहुत दर्द सहा, जो लॉन्ग हाओचेन से भी अधिक था। निकट भविष्य में बाओ हर कीमत पर लॉन्ग हाओचेन को ढूंढना चाहता था, जैसे कि वे नियति प्रतिद्वंद्वी हों। यदि वे शीघ्र नहीं पहुंचे तो उनके पास आराम करने का समय नहीं होगा। चेन यंग र भी बेहद चिंतित थे। यदि सिमा जियान अब हान यू के साथ वापस आ सकती है तो उनके पास रणनीति पर चर्चा करते हुए एक ब्रेक लेने का समय होगा। लेकिन जैसे जैसे समय मिनट दर मिनट और सेकंड दर सेकंड बीतता गया, फिर भी उनका कोई दर्शन नहीं हुआ। लॉन्ग हाओचेन ने एक गहरी सांस ली और अपनी स्थिति दूसरों की ओर मोड़ दी। हर कोई, आप दोनों के बिना टेंपल लीडर चेन से निपटने के लिए तैयार हो जाओ। इस परीक्षण में देरी नहीं की जा सकती और हमें परिणाम दिखाना ही होगा। हाँ, झांग फैन के पिछले दानव शिकार दस्ते की मृत्यु एक गंभीर झटका थी। इस दिन वांग युवान के डेमन हंट स्क्वाड में शामिल होना उनकी पोषित इच्छाओं में से एक की उपलब्धि की तरह था। इसके अलावा वह वांग युवान के साथ रहना जारी रख सकता है। मैं इससे बहुत संतुष्ट था। इस सटीक क्षण में लॉन्ग हाओचेन अचानक आकाश की ओर झपका। यह इस समय बिल्कुल खाली था, नीले आकाश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
जब हर कोई सोच रहा था कि लॉन्ग हाओचेन रहस्यमय ढंग से क्या देख रहा था, तभी दूर से एक छोटा सा सुनहरा बिंदु दृष्टि में आया और वह भयानक गति से फैल गया। क्या वह स्टार किंग वापस नहीं लौट रहा था? स्टार किंग की चौड़ी पीठ पर दो यात्री सवार थे। हान यू सामने बैठा था, लेकिन उसकी आकृति उसके पीछे के भव्य कद को छिपा नहीं सकी। उसके सिर के पीछे एक बड़ा गंजा सिर दृष्टि में आया, जो स्टार किंग के शरीर से आने वाले प्रकाश सार से थोड़ा भी कमतर नहीं था। वे यहाँ हैं, वे यहाँ हैं। ये वास्तव में वे हैं। लिन शिन उत्साह से उछल पड़ी। सिमा जियान की वापसी का मतलब था कि उसके 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सभी सदस्य आखिरकार इकट्ठे हो गए। और इसका मतलब ये भी था कि दानव शिकार दस्ता पूरी तरह से वापस आ गया था, और यह उनके लिए आशा की मंदरोशनी बनने का एकमात्र तरीका था। अतीत में लिन शिन अक्सर सिमा जियान के साथ शोर मचाते थे, लेकिन वास्तव में उन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। उस गंजे आदमी को एक बार फिर देखकर लिन शिन को अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वह खुद को रोक नहीं पाए और खुशी से उसका स्वागत करते हुए उछल पड़ी। लॉन्ग हाओचेन का सुंदर चेहरा उत्साह से लाल हो गया। उनकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। सीमा और हान यू वापस आ गए हैं। तो आखिरकार हम फिर से एक हो गए। फिलहाल उन्हें केवल यही एहसास था कि चाहे उन्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, वे अनिवार्य रूप से उनसे पार पा लेंगे। स्टार किंग की यात्रा की गति वास्तव में तेज थी। समय पर लौटने की खातिर उन्होंने इस पूरे समय शीर्ष गति बनाए रखी। लैंडिंग के समय उसके शरीर से बिना गति खोए सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। तब तक उसके साधना स्तर को धन्यवाद। सिमा जियान ने स्टार किंग की पीठ से कूदने का बीड़ा उठाया और सभी के सामने अपनी बाहें फैलाकर दिल खोलकर हंसा। हान यू भी उसके पीछे पीछे चल रहा था, और उस सटीक क्षण में डिम ग्लो ऑफ होप के सभी सदस्य अतुलनीय रूप से उत्साह हो गए। करियर के अलावा जिसने कुछ हद तक कम भावना दिखाई, बाकी सभी मदद नहीं कर सके, लेकिन खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। आखिरकार वे फिर से एक हो गए। भले ही वे खुद को 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड या डिम ग्लिमर ऑफ होप कहते हो, वे अपनी प्रारंभिक टीम में वापस आ गए थे। झांग फैन फैंग एक तरफ खड़ा था, उन्हें तीव्र ईर्ष्या से देख रहा था। अपने दिवंगत साथियों को याद करते हुए वह अपने आंसू बहने से नहीं रोक सके। कौन जानता था कि गठबंधन की खातिर, मानवता की खातिर कितने और दानव शिकारी मारे गए थे। 6000 से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद जब मानवता अंततः सभी राक्षसों को बाहर निकाल देगी। लिन शिन ने पूरी ताकत से सिमा जियान की मुट्ठी पर मुक्का मारा। आप इतने धीमे कैसे हो सकते हैं? हमें चिंतित कर रहा है। सिमा जियान के मुंह खोलने से पहले ही हान यू इन शब्दों पर प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक सका। धीरे करो। क्या यह आपके लिए धीमा था? देखिए स्टार किंग कैसे थक गया है। वह इस समय पूरी गति से उड़ रहा है और वह पहले से ही अपनी सीमा पर है। यदि आप धीमी गति से बात कर रहे हैं तो ये सीमा की गलती होगी। आपको अंदाजा नहीं है कि यह कितना भारी है। सामान्य उड़ानों के लिए स्टार किंग को हम दोनों को ले जाने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन एक एक्सप्रेस उड़ान के लिए इसके वजन में बढ़ोतरी ने निश्चित रूप से हमें धीमा कर दिया। अध्याय 583 एक मानसिक गुरु को चुनौती देना भाग 1। हान यू का हाथ सिमा जियान के कंधे पर दबा हुआ था और उसने बोलना जारी रखा। और क्या सिमा बहुत बातें कर रही है, इस और उसके बारे में पूछ रही है। स्टार किंग को मौत के घाट न उतारा गया हो, उसकी सहन शक्ति पहले से ही वास्तव में अविश्वसनीय है। उनका स्पष्टीकरण सुनकर सभी लोग जोरदार माहौल में हंस पड़े। लॉन्ग हाओचेन स्टार किंग के पक्ष में शामिल हो गया। उसने अपना हाथ उसकी पीठ पर दबाया और उसके थके हुए शरीर में प्रकाश का कुछ कोमल सार डाला। धन्यवाद स्टार किंग। जब लॉन्ग हाओचेन ने उसके सीन को सहलाया तो स्टार किंग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे वह गर्मजोशी से भरा हुआ दिखाई दिया। लॉन्ग हाओचेन का अनुसरण करने से स्टार किंग को निश्चित रूप से उससे अधिक मिलेगा जितना उसने निवेश किया था, इसलिए उसने लॉन्ग हाओचेन को सच्चे सम्मान से रखा। ये पहले से ही निश्चित था कि उसका अनुसरण जारी रखने से हाओचेन के शुद्ध प्रकाश सार का प्रभाव निस्संदेह उसे दिव्य यूनिकॉर्न चरण तक विकसित होने में मदद करेगा। प्रकाश की हल्की झिलमिलाहट के साथ लॉन्ग हाओचेन ने एक गर्म मुस्कान दिखाए। आपको अभी के लिए ब्रेक लेना चाहिए। स्टार किंग ने सिर हिलाया। प्रकाश की एक झिलमिलाहट में यह एक टूटते तारे में बदल गया और अपने मूल स्थान से गायब हो गया। क्या हमारा परीक्षण नहीं होना चाहिए? ये कहाँ होने वाला है? चलो अब हम यहाँ हैं, सिमा जियान ने जोर से कहा। उसके अंदर लड़ाई के तीव्र इरादे के कारण दूसरों को उसके खून के बहाव का एहसास हो रहा था। लिन शिन्हा से आप में अभी भी ईमानदारी की बहुत कमी है, जरा सा भी अंतर नहीं है। परीक्षा दोपहर में होगी।
आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? समय आने पर यंग एयर के दादा आपको एक झटके में शांत कर देंगे। सिमा जियान ने कहा, भाई ड्रग्स है, अगर तुम नाखुश हो तो लड़ाई के लिए आओ। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं टूट गया 7वां चरण और अपनी तीसरी रैंक पर पहुंचे। आप कैसे हैं? मुझे यह न बताएं कि आपने अभी तक ब्रेक नहीं लिया है। लिन शिन ने उपेक्षापूर्वक उत्तर दिया, केवल तीसरी रैंक। और क्या आप में खुद को दिखाने की हिम्मत है? मैं 7वीं सीढ़ी के 5वें पायदान पर पहुंच चुका हूं। प्रतिभा के मामले में आप में बहुत कमी है। क्या आप 5वीं रैंक पर हैं? मैं उस पर विश्वास नहीं करता। सिमा जियान ने गहरा अविश्वास दिखाया। लॉन्ग हाओ चेन ने हंसते हुए घोषणा की, हर कोई पहले ही इकट्ठा हो चुका है, तो आइए एक दूसरे की खेती से परिचित होने का अवसर लें। इससे सीधे तौर पर अपनी रैंक बताने से दूसरों के साथ मेल खाना आसान हो जाएगा। लिन शिन और सिमा जियान पहले ही समाप्त कर चुके थे। हान यू ने घोषणा की, मैं भी 7वें चरण की 5वीं रैंक पर हूं। अतीत में उनकी खेती हमेशा लॉन्ग हाओ चेन और करियर के बाद दूसरे स्थान पर थी। लेकिन ली शिन की मूल रूप से दुर्जेय प्रतिभा और आत्मीयता के अलावा हॉट ऑफ फायर की सहायता से जुड़े कार्यक्रम ने लिन शिन को इसे पकड़ने की अनुमति दी। मैं भी 7वें पायदान की 5वीं रैंक पर हूं। इस बार बोलने वाला एकमात्र व्यक्ति वांग युवान था। उनकी खेती, जो दूसरों से कमतर होती थी, आखिरकार काफी प्रगति हुई। बयानों की इन श्रृंखलाओं को सुनकर सिमा जियान अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका। यह नहीं हो सकता। तो क्या मेरी वर्तमान खेती वर्तमान में सबसे कम है? तुम्हारा क्या, यंग एयर? उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया था कि लॉन्ग हाओ चेन और कयर की खेती संभवतः उनसे कम थी। इस सवाल पर चेन यंग र ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बाल्डी, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या इसलिए कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कमजोर हूं? मैं आपको बता दूं, यह महिला आपसे थोड़ा ऊपर यानी 7वीं सीढ़ी पर 4थी रैंक पर है। और मैंने अभी अभी ब्रदर हैज ड्रग्स को एक युद्ध में हराया है। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं। हालांकि उसके मुंह से ऐसे शब्द निकले, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सिमा जियान ने बोलते समय दयनीय भाव दिखाया, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं पहले से ही बहुत कठिन प्रयास कर रहा हूं। ऐसे मत बनो, मैं आखिरी नहीं बनना चाहता। लिन शिन ने सांत्वना देने वाली मुद्रा बनाए, ठीक है, उदास मत होइए। सामान्य लोगों की तुलना केवल प्रतिभाशाली लोगों से नहीं की जा सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस सत्य को समझ भी नहीं सकते? ओह, रेंज ही सब कुछ नहीं है। आप दोनों, कप्तान और उप कप्तान, के बारे में क्या? करियर ने उत्तर दिया, मैं अब 7वें चरण के 6ठे स्थान पर हूं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि दूसरों की तुलना में अधिक तेज न होने का मुख्य कारण उनकी स्मृति हानि का प्रभाव था। भगवान द्वारा चुनी गई महिला के रूप में उसकी प्रगति की दर बहुत तेज होनी चाहिए, लेकिन ये 2 साल मुख्य रूप से शेंग यू के मार्गदर्शन में उसकी विभिन्न पिछली क्षमताओं को पुनर्प्राप्त करने और विशेष रूप से हथियारों के बारे में उसकी समझ पर केंद्रित थे। अब तक ये कहा जा सकता है कि एक ही बार में सभी हथियारों के कौशल सिखाने के कारण कयर के पास तैयारी की भावना जमा हो गई थी। यदि उसकी दबी हुई यादें ठीक नहीं हुई, तो उसकी भविष्य की खेती प्रभावित होती रहेगी, लेकिन दूसरी ओर यदि उसकी यादें वापस लौटने में कामयाब रहीं, तो उसे बड़े पैमाने पर विकास हासिल करना तय होगा। लॉन्ग हाओ चेन ने उत्तर दिया, मैं अपनी सीमा की गणना नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की कुल मात्रा को माप नहीं रहा हूं। अब तक मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा 40,000 और 50,000 इकाइयों के बीच होनी चाहिए, जो मोटे तौर पर 8वें चरण की तीसरी रैंक के अनुरूप है। अगर मुझे समय मिले तो मुझे इसे मापने जाना होगा। 8वें चरण की तीसरी रैंक का यह अनुमान सुनकर सभी की निगाहें कुछ सफेद हो गईं। हालांकि वे जानते थे कि लॉन्ग हाओ चेन की खेती उनके सोने के पिघले हुए कवच के कारण पहले ही 8वें चरण तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने अभी जो कहा उसके अनुसार उनकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही 50,000 इकाइयों के करीब थी। अंतर बहुत बड़ा था। दूसरों में सबसे मजबूत कईर 20,000 इकाइयों तक भी नहीं पहुंच पाया। दूसरे शब्दों में, लॉन्ग हाओ चेन के पास उनमें से केवल 2 या 3 की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। और यह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि वे शायद हाथ मिलाकर लॉन्ग हाओ चेन के खिलाफ जीत सकते थे, लेकिन अगर वह लड़ाई से बचना चाहता, तो उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता था। लॉन्ग हाओ चेन का जवाब सुनकर सिमा जियान का अंधेरा दूर हो गया। हाँ, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे कम हो सकती है, लेकिन बॉस और हम में से बाकी लोगों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। चीजों को संतुलित करें। हालांकि चीफ, ऐसा मत बनो, तुम सिर्फ हमारे अहंकार को चोट पहुंचा रहे हो। लॉन्ग हाओ चेन धीरे से हंसे, दरअसल मेरी वर्तमान खेती सिर्फ खेती के कारण नहीं है।
इसका अधिकतर संबंध भाग्य से है। दरअसल ऐसा ही था। वह लंबे समय से 8वां चरण पार नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही इतनी तेजी से बढ़ रही थी। उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा और उनकी आध्यात्मिक गुहाओं के खुलने के अलावा, यह मुख्य रूप से उनके द्वारा टॉवर ऑफ इटर्निटी द्वारा छोड़े गए सेमिनागा के डोमेन के अवशेषों को अवशोषित करने के साथ साथ हाओयू के विकास के बाद उन्हें प्रदान किए गए प्रोत्साहन के कारण था। उनमें कुल मिलाकर लगभग 10,000 इकाइयां आध्यात्मिक ऊर्जा थीं। चेन यंग रा ने कहा, बॉस, मैंने देखा है कि स्टार किंग वास्तव में थका हुआ था। क्या मुझे इतनी जल्दी युद्धभूमि में जाना चाहिए? लॉन्ग हाओ चेन ने अपना सिर हिलाया। द स्टार किंग आज हमारे साथ शामिल नहीं होंगे। एक शूरवीर के रूप में मैं एक ही समय में 2 घुड़सवारों को भाग नहीं ले सकता। चेन यंग र ने अपनी चमकती आंखों से अच्छे आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाए। क्या आप कह रहे हैं कि हाओयू हमारे साथ जुड़ेगी? लॉन्ग हाओ चेन ने सिर हिलाया। आपने हमें अपने दादाजी के अनुबंधित जानवर का जो विवरण दिया है, उससे मुझे लगता है कि हाओयू को कुछ हद तक इसे रोकने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन दादाजी के सामने बातें छिपाकर रखने का कोई मतलब नहीं है। क्या मंदिर ने हमें ये वादा नहीं दिया था कि आपकी दादी और भाई झांग के अलावा कोई अन्य दर्शक नहीं होगा? चेन होंग्यू की मंजूरी पाने के लिए लॉन्ग हाओ चेन ने झांग फैन से परामर्श करने के बाद उसे भागना लेने का फैसला किया। अन्यथा यह उसका मतलब ही लग रहा था। हान यू के रिटेनर नाइट होने के कारण उनकी टीम में पहले से ही एक अतिरिक्त सदस्य था। यदि झांग फैन को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 3 शूरवीर होंगे, जो थोड़ा अधिक था। लॉन्ग हाओ चेन ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की, इस परीक्षण से गुजरने के बाद हम इन 2 वर्षों के दौरान क्या हुआ इसके बारे में अच्छी चर्चा करेंगे। फिलहाल जब हम टेम्पल लीडर चेन की परीक्षा का सामना करेंगे तो हम अपनी इष्टतम स्थिति में होने के लिए खेती को अलग करने जा रहे हैं। हाँ, सभी ने सीना तानकर जोर से जवाब दिया। 2 घंटे बाद असंख्य जानवर पर्वत दर्रा, लड़ने वाले जानवरों का आत्मा मंदिर क्षेत्र। लड़ने वाले जानवरों का तथाकथित क्षेत्र वास्तव में प्रशिक्षण मैदान का उपनाम था, जो केवल आत्मा मंदिर में मौजूद था। क्योंकि आत्मा मंदिर से बन रहा था, संबंधकर्ता प्रशिक्षण के समय अक्सर बुलाए गए जानवर नियंत्रण से बाहर हो जाते थे। इसलिए इन प्रशिक्षण मैदानों में अन्य मंदिरों की तुलना में बड़ा अंतर था। सबसे पहले यह ऐसे प्रशिक्षण शिविरों के पैमाने से संबंधित है। फाइटिंग बीस्ट्स का क्षेत्र पवित्र शहर में ग्रेट अलायंस प्रोविंग ग्राउंड के अलावा सबसे बड़ा होगा। इसका आकार 30 मीटर के दायरे में गोलाकार है और यह चबूतरे से घिरा हुआ है। मंच को रक्षात्मक जादुई संरचनाओं द्वारा संरक्षित किया गया था, जो पूरी तरह से जादुई जानवरों के खिलाफ निर्देशित थी। जबकि जादुई जानवर अंदर हैं, वे शायद तब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कि कर्मचारी उन्हें मुक्त करने की पहल नहीं करते। ये 10वें चरण के जादुई जानवरों के लिए भी लागू होता है, जिनकी तुलना 9वें चरण के मानव शक्तियों से की जा सकती है। इससे लड़ने वाले जानवरों के इस क्षेत्र की अद्भुत रक्षात्मक शक्ति देखी जा सकती है। लॉन्ग हाओ चेन समूह परीक्षण का नेतृत्व करने के लिए चेन होंग्यू की इस क्षेत्र की पसंद सरल थी। छोटे ट्रेनिंग ग्राउंड में उन्हें संभावित खतरे का डर सता रहा था। यहाँ की सुरक्षा ने उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा के रिसाव के जोखिम के बिना अपनी ताकत को अधिकतम सीमा तक प्रदर्शित करने की अनुमति दी। फाइटिंग बीस्ट्स के क्षेत्र में केवल 2 प्रविष्टियां थीं, एक दूसरे पर दांव। इस समय 2 प्रवेश द्वार खोले गए थे। चेन होंग्यू धीरे धीरे पूर्वी प्रवेश द्वार से चले। उन्होंने सफेद सम्मना गाउन पहना हुआ था, जो बहुत आरामदायक लग रहा था। जबकि लॉन्ग हाओ चेन के अनुरोध पर चेन होंग्यू पहले ही आज के परीक्षण में किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं करने पर सहमत हो गए हैं। लेकिन उसका दानव अभी भी मानचित्र पर था। स्पिरिट टेम्पल के नेता के रूप में चेन होंग्यू की क्षमता के बावजूद उन्होंने लॉन्ग हाओ चेन के समूह को अधिक महत्व नहीं दिया। इसके बिल्कुल विपरीत, उन्होंने उन सभी 7 को योग्य प्रतिद्वंद्वी माना। हालांकि ये अभी भी छोटे बच्चे थे, उन्होंने पहले ही 1 से अधिक अवसरों पर चमत्कार किए हैं। विशेष रूप से लॉन्ग हाओ चेन ने राक्षसों के खिलाफ पवित्र युद्ध का नेतृत्व करने के लिए एलायंस के निर्णय का कारण बना। इस तरह टेम्पल एलायंस ने इसे महत्व दिया। इतनी कम उम्र में पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता होने की भारी जिम्मेदारी निभाना किसी के द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सकता था। और होंग्यू ने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया कि एक के बाद एक 3 राक्षसों को मारना और एंड्रोमेलियस के राक्षस देवता स्तंभ को नष्ट करना कोई ऐसा काम नहीं है जो कोई भी कर सकता है। अध्याय 584 एक मानसिक गुरु को चुनौती देना भाग 2। इससे भी अधिक, लॉन्ग हाओ चेन इस टीम में एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे। बस अपनी पोती के बारे में सोच रहा हूं। भगवान द्वारा चुनी गई उसकी काया अंततः जागृत हो गई, जिससे वह औपचारिक रूप से पवित्र आत्मा लड़की बन गई।
पौराणिक जानवरों की दूत के रूप में सम्मन पर उसका नियंत्रण वैसा था जैसा कोई कल्पना कर सकता है। यदि वह अपने डोमेन का उपयोग नहीं करता तो शायद ये युवा वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाते। ये चेहरे की एक भयानक क्षति होगी। इसके अलावा चेन होंग्यू का अंतिम लक्ष्य चेन यंग र को अपनी जान जोखिम में डालने से रोकना था। उनका ये भी मानना था कि उपस्थित कोई भी अन्य मंदिर नेता निश्चित रूप से उन्हें राक्षसों के क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश करने से रोक देगा। इसलिए इस दिन चेन होंग्यू इन युवाओं को चाहे कुछ भी हो एक अच्छा सबक सिखाने के लिए तैयार थे ताकि वे शांति से साधना का प्रशिक्षण ले सकें। उनका उन पर आसानी से हमला करने का जरा भी इरादा नहीं था और उन्होंने चेन यंग र को यहां बनाए रखने के लिए लॉन्ग हाओचेन के समूह को हराने का दृढ़ निश्चय किया। जबकि पोयांग वेंझाओ की खतरनाक स्थिति को देखते हुए वह केवल एलायंस द्वारा उसे बचाने के लिए पावरहाउस भेजने का इंतजार कर सकता था। अपनी पोती की तुलना में पोते के दिल में उसका स्थान नीचा था। इस बार चेन होंग्यू का सामना होप डेमन हंट स्क्वाड के डिमेग्लो से हुआ, जो 7 सदस्यों से बना था, जो पश्चिमी प्रवेश द्वार से धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था। बिल्कुल भी देर नहीं। मंच पर सेंचुरी पोपो काफी देर तक बैठे रहे। शांत और सरल, उसे अपने पति की ताकत की अत्यधिक समझ थी। उसने नहीं सोचा था कि अपनी क्षमता के बारे में अतिरंजित राय रखने वाले इन युवाओं को कोई मौका मिलेगा। झांग फैंग फैंग सेंचुरी पोपो के बगल में बैठा था, उसकी नजर नीचे की ओर जा रही थी। हालांकि उन्हें लॉन्ग हाओचेन के समूह की संभावनाओं पर बहुत अधिक भरोसा नहीं था, उन्होंने गुप्त रूप से उनके लिए लंबे समय तक बने रहने के लिए प्रार्थना की। दीप्तिमान रोशनी की एक चमक में लॉन्ग हाओचेन की आंखों में एक शानदार चमक थी। क्या हर कोई तैयार है? हान यू ने पहला कदम उठाया। कप्तान, संरक्षक नाइट हान यू ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। सिमा जियान कैप्टन के पीछे पीछे चल रही थी। अनुशासनात्मक पुजारी सिमा जियान ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रही हैं। अगले नंबर पर कैप्टन लिन शिन थे। अग्नि जादूगर लिन शिन ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। चेन यंग र कैप्टन, सम्मानकर्ता चेन यंग र ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। वांग युवान ने अपने कवच पर बड़ी ताकत से प्रहार किया और इस समय उसकी आंखें काफी लाल लग रही थीं। कैप्टन, वारलॉर्ड वांग युवान ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। आखिरी वाला कई अर्थ था। हालांकि वह अपनी पिछली यादें खो चुकी थी। अपने साथियों के शोर शराबे वाले परिचय को सुनकर उसे लगा कि उसके शरीर में ठंडे खून की लहर दौड़ गई है और जोर से कह रही है, कैप्टन, हत्यारा कयर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आइए अपने परीक्षण के लिए आगे बढ़ें। लॉन्ग हाओचेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए जोरदार आवाज में जवाब दिया। उसके हाथ एक के बाद एक ढेर होते गए। जैसे ही उसके 7 हाथ ढेर हो गए, लड़ाई का प्रबल इरादा तुरंत बड़े आत्मविश्वास के साथ फूट पड़ा। उनमें से 7 में से हल्की हल्की सुनहरी चमक फैलती हुई देखी जा सकती थी। आत्मा को एक साथ बांधने वाली जंजीरों से आ रहा है। इसका उपयोग न केवल जीवन को साझा करने तक ही सीमित था, बल्कि सूक्ष्म रूप से आत्मा संबंध की भावना भी पैदा कर रहा था। 2 साल पहले से उनकी ताकत बढ़ी थी, लेकिन उनकी टीम का कौशल भी बढ़ा था। उस सटीक क्षण में आशा की मंद चमक के सभी सदस्यों में दिखाई देने वाली दृढ़ता ने उन्हें पहले ही भूल जाने पर मजबूर कर दिया कि उनका प्रतिद्वंद्वी कौन था। उनके दिल में बस एक ही दृढ़ विश्वास था कि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वे उसे अपने रास्ते में नहीं आने देंगे। उनके सामने रखते हुए चेन होंग्यू ने इसे और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस किया। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन अपने समूह को अंदर ले गया, चेन होंग्यू को उसके गंभीर और गहरे व्यवहार का एहसास हुआ। ऐसे युवाओं की पूरी तरह से अप्रत्याशित स्थिरता ने स्पिरिट टेम्पल लीडर को पहले ही आश्चर्यचकित कर दिया था। लेकिन अगले दृश्य ने उसे अपने आश्चर्य को रोक नहीं पाया और अत्यधिक प्रशंसा से भर दिया। डिम ग्लो ऑफ होप डेमन हंट स्क्वाड के सदस्यों ने लॉन्ग हाओचेन को औपचारिक रूप से रिपोर्ट करने में अपना संकल्प व्यक्त किया। ड्यूटी के लिए प्रत्येक अतिरिक्त रिपोर्ट के साथ उनके प्रभावशाली आचरण में एक भाग की वृद्धि हुई, जब तक कि उनमें से सभी 7 का काम पूरा नहीं हो गया। टीम का जोश, जबरदस्त ताकत अच्छी तरह मिश्रित हुई। कारी और सघन हत्या की भावना के साथ साथ प्रभावशाली लड़ाई के इरादे ने पहले ही उनके मनोबल को चरम पर पहुंचा दिया था। ऐसी परिस्थितियों में युद्ध के मैदान में अपनी 100% ताकत प्रदर्शित करना उनकी नियति थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लॉन्ग हाओचेन में इतना आत्मविश्वास था और कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने एक के बाद एक कई राक्षस देवताओं का वध कैसे किया। वास्तव में उनके लिए आशा की मंद किरण का खिताब पाने का एक आधार था। इस क्षण में चेन होंग्यू को अपने स्वयं के संकल्प पर भी संदेह होने लगा। उन्होंने अपने साथियों के साथ ही चेन यंग र में बदलाव को व्यक्तिगत रूप से देखा। उन्होंने अभी जो अविश्वसनीय जोश, दृढ़ संकल्प और ऊर्जा प्रदर्शित की है, वह उनके सामान्य साधना समय में कभी प्रकट नहीं होगी।
उसी समय चेन यंग एक छोटी लड़की से अलग लेकिन राक्षसों की ताकतों का सामना करने वाला एक सच्चा दानव हत्यारा बन गया। यहां तक कि चेन यंग को भी ऐसा लगा जैसे वह उसे पहचान नहीं पाए। मंच पर सेंशुई पोपो की भी हैरान कर देने वाली अभिव्यक्ति थी, ये बच्चे वाकई अद्भुत हैं। वास्तव में ऐसे तरीकों से अपना मनोबल बढ़ाना है। झांग फैंग फैंग ने हल्की सी मुस्कान दी, वरिष्ठ, आपका बकाया यहीं तक सीमित नहीं है। बहुत जल्द आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे। मुझे उन पर भरोसा है, कैप्टन लॉन्ग ने कभी भी असुरक्षित निर्णय नहीं लिए हैं। सेंशुई पोपो ने कुछ संदेह के साथ पूछा, मुझे मत बताओ कि तुम्हें सच में लगता है कि वे मेरे घर के बूढ़े व्यक्ति को हरा सकते हैं। क्या उन्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं होना चाहिए? झांग फैंग फैंग ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता कि नेता चेन किस स्तर की ताकत तक पहुंचते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि लॉन्ग हाओ चेन का समूह निश्चित रूप से आसानी से नहीं हारेगा। ये वह वादा है जो उन्होंने मिस यंग और उनकी पूरी टीम को दिया था। मेरा मानना है कि हाओ चेन के नेतृत्व में आपकी ताकत निश्चित रूप से उच्चतम आसमान तक बढ़ती रहेगी। सेंशुई पोपो की मुस्कुराहट कठिन थी, अच्छा, आइए बस इंतजार करें और देखें। अब तक उसे भी इस परीक्षा से उम्मीदें थीं। वह देखना चाहती थी कि अगर ये बच्चे उसे सुखद आश्चर्य दिखा सकें तो वे किस प्रकार का चमत्कार करेंगे। लड़ने वाले जानवरों के मैदान के दोनों किनारों के द्वार एक साथ बंद हो गए, जिससे तुरंत स्वर्गीय वातावरण में एक और उछाल आया। अपने समूह का नेतृत्व करते हुए लॉन्ग हाओ चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने एक पंक्ति बनाई, सम्मानपूर्वक कहा, नमस्ते चेन टेम्पल लीडर। हम आपका प्रमाण पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। चेन होंग्यू ने शांति से उत्तर दिया, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं, यही हमारा सौदा था। जब तक आप मुझे हरा सकते हैं, यंग भविष्य में जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन दूसरी ओर, मुझे आशा है कि यदि ऐसा नहीं है तो आप भविष्य में मुझे परेशान नहीं करेंगे। समझा? लॉन्ग हाओ चेन ने थोड़ा सिर हिलाया, सीनियर, क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? चेन होंग्यू ने उत्तर दिया, जैसा कि सहमति है, मैं इस परीक्षण में किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं करूंगा। लेकिन सावधान रहें, मैं उसकी कम उम्र के कारण पूरी तरह से अंदर जाऊंगा और कोई दया नहीं दिखाऊंगा। श्रीमान, कृपया इसे ऐसे ही करें। चेन होंग्यू की उदासीन मुस्कान थी, फिर साथ आओ। जैसे ही उसने ये कहा, उसमें से अजीब व्यवहार निकलने लगे। आत्मा मंदिर के नेता, एक मानसिक गुरु होने के नाते, भले ही वह एक सम्मानकर्ता हो, उसने पहला कदम उठाने की पहल नहीं दिखाई। कृपया हमें अपना मार्गदर्शन दें, वरिष्ठ। एक चिल्लाहट के साथ लॉन्ग हाओ चेन तेजी से आगे बढ़ा, उसका दाहिना पैर दौड़ने के लिए जमीन पर जोर से दबा रहा था। जबकि चेन होंग्यू यह मान रहा था कि वह इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, उनका आक्रमण शुरू करने का भाषण 5 मीटर तक चार्ज करने के बाद रुक गया। उनके पीछे के साथियों ने भी मोर्चा संभालते हुए त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई। लॉन्ग हाओ चेन सामने था, उसके बाएं हाथ में दिव्य घुंघा ढाल नारंगी चमक छोड़ रही थी और उसके दाहिने हाथ में प्रकाश की देवी एरिया थी। अपनी बाईं ओर और थोड़ा पीछे वांग युवान ने अपने हाथों में ब्लड स्टॉर्म के साथ डिवाइन सोल शील्ड पकड़ रखी थी, और अपनी दाहिनी ओर सिमा जियान ने प्रकाश की विशाल ऊर्जा गेंद को पकड़ रखा था। उन तीनों ने अपने अन्य साथियों के सामने एक सुरक्षात्मक स्क्रीन बनाई। लिन शिन लॉन्ग हाओ चेन के पीछे खड़ी थी, अपने फायर क्लाउड क्रिस्टल को लहराते हुए उसने अपनी पीठ पर फायर ड्रैगन गज को फहराया। उससे भी पीछे चेन यंग थी। हॉन यू अभी भी पीछे की ओर आ रहा था, दानव नेत्र उसके पीछे मंडरा रहा था, चौड़ी आंखें और उसके आसपास के मानसिक उतार चढ़ाव को बिखेर रहा था। अगले ही पल में पीछे की कईर तुरंत गायब हो गई और बिना किसी आवाज के उसने इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल किया। हमले और सुरक्षा प्रदान करने के लिए हत्यारे को पार्श्व को कवर करना निस्संदेह दानव शिकार दस्ते के लिए सबसे बड़ा प्रावधान था। सामान्य दानव शिकार दस्तों की तुलना में एक गार्जियन नाइट अधिक होने से उन्हें सही अनुकूलन की अनुमति मिली। चेन होंग्यू इस दृश्य को देखकर चुपचाप सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये युवा किसी सम्मानकर्ता का सामना करने के कारण तुरंत बाहर नहीं निकले, बल्कि मजबूती से और लगातार अपना गठन स्थापित किया। ये संतुलन पहले से ही उसकी उम्र की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। वर्तमान में चेन होंग्यू को किसी हत्यारे या शूरवीर के अचानक हमले के लिए बहुत पहले से तैयार किया गया था। टीम में मुख्य हमलावर के रूप में स्वाभाविक रूप से सबसे पहले हमला करने वाला जादूगर ही था। लिन शिन ने फायर क्रिस्टल स्टाफ को उठाया और चेन होंग्यू की ओर एक शानदार नीला विस्फोटक फायरबॉल लॉन्च किया। हालांकि चेन होंग्यू बेहद शक्तिशाली था, फिर भी नीले आग के गोले को देखकर उसे डर लग रहा था। ये स्पष्ट रूप से सामान्य आग की लपटें नहीं थीं, बल्कि आसपास की हवा को विकृत कर रहा उच्च तापमान था। बस
चेन होंग्यू के आसपास की हवा में हल्की हल्की चीखें निकलने लगीं और तुरंत 6 शुद्ध चमचमाते क्रिस्टल ने उसे सफेद चमक से ढक दिया। यह कोई आक्रामक उपकरण नहीं था, बल्कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का संघनन था। इसे दूसरे तरीके से वर्णित करने के लिए वह 9वें चरण के पावरहाउस का स्पिरिट पिल प्रतिबिंब था। समान रूप से 9वें चरण के पावरहाउस होने के बावजूद जादूगर और करीबी रेंज के योद्धा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के पूरी तरह से अलग प्रदर्शन प्रदर्शित करेंगे। जादूगर प्रकार के पावरहाउस अपनी स्पिरिट गोली के माध्यम से अपने जादू को बढ़ावा देंगे, अपनी आक्रामक शक्ति बढ़ाएंगे और स्पिरिट ऊर्जा की खपत को कम करेंगे। नजदीकी रेंज के पावरहाउस अपनी स्पिरिट गोलियों के माध्यम से स्पिरिट माउंटेन पर नियंत्रण हासिल करना चाहेंगे, जिससे स्पिरिट माउंटेन का उनका उपयोग 8वें चरण के पावरहाउस की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अध्याय 585 एक मानसिक शिक्षक को चुनौती देना भाग 3। लॉन्ग हाओ चेन भी थोड़े समय के लिए खुद को 9वें चरण तक ले जा सकता था, लेकिन उसके पास स्पिरिट गोली नहीं थी। यही वह अंतर था जो उसे वास्तविक 9वें चरण से अलग करता था। जिस क्षण वह स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता क्रोसेल को मारने में कामयाब हुआ, उसमें वास्तव में कुछ हद तक भाग्य शामिल था। क्रोसेल के पास नहीं था डोमेन, और दानव देवताओं के पास केवल जादुई क्रिस्टल थे, लेकिन कोई स्पिरिट गोलियां नहीं थी। इसके अलावा क्रोसेल की लड़ने की ताकत उसकी स्पष्ट दृष्टि क्षमता जितनी महान नहीं थी। लड़ाई में विशेषज्ञता वाला एक अन्य दानव देवता अकेले लॉन्ग हाओ चेन के लिए बहुत कठिन प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। चेन होंग्यू शुरू से ही अपनी स्पिरिट गोली का उपयोग कर रहा था। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए लॉन्ग हाओ चेन को जरा भी नीचा नहीं देखा। एक नर्म सफेद रोशनी ने चेन होंग्यू के शरीर को घेर लिया, मानो उसने प्रकाश का द्वार बना दिया हो। चूंकि लिन शिन का विस्फोटक आग का गोला पहले से ही चेन होंग्यू के करीब था, चेन होंग्यू ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक सफेद चमक तुरंत उसमें से तैरने लगी। उसके शरीर के चारों ओर स्पिरिट गोलियों की छवियों के बीच एक अजीब खरगोश जैसा जादुई जानवर प्रकट हुआ, जिसने पूरे विस्फोटित आग के गोले को निगल लिया। कैसा अजीब दृश्य है! उच्च तापमान और बहुत बड़ा आग का गोला उस खरगोश से टकराने पर विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि भयानक गति से गायब हो गया। उस खरगोश प्रकार के जादुई जानवर का पेट अचानक बढ़ गया, और जब वह जमीन पर पहुंचा तो लॉन्ग हाओ चेन के समूह की ओर आग की लपटें निकली। वह कैसा जादुई जानवर था! केवल लॉन्ग हाओ चेन को छोड़कर, जो अपने प्रकार को नहीं पहचानता था, चेन यंग भी आश्चर्यचकित था। वह इस तरह के खरगोश को भी नहीं जानती थी। लड़ाई की शुरुआत में दोनों पक्ष पहले से ही अपनी पूरी ताकत से भिड़ गए। चेन होंग्यू का मंत्र जाप तुरंत शुरू हो गया, लेकिन रहस्यमय तरीके से उसके शरीर के आसपास की 6 स्पिरिट गोलियां रहस्यमय तरीके से उसके मंत्र की प्रतिध्वनि करती प्रतीत हुई। ऐसा लगा कि 7 एक जैसे गाने तैयार किए गए। लॉन्ग हाओ चेन ने अपने बाएं हाथ में दिव्य घोंघा शील्ड का उपयोग करके खरगोश द्वारा वापस दागे गए फायर हॉट को विक्षेपित कर दिया। उनके दाहिने हाथ में प्रकाश की देवी आर्या जमीन से ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र का पता लगाते हुए रुक गई। तुरंत अत्यधिक तलवार के इरादे से दूर स्थित चेन होंग्यू पर एक लाल सुनहरा ब्लेड प्रक्षेपण लॉन्च किया गया। वास्तव में वे लगभग 100 मीटर की दूरी पर अलग थे। मात्र ब्राइट एज तकनीक संभवतः चेन होंग्यू के शरीर तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि चेन होंग्यू ने इसे अलग तरह से महसूस किया। जिस क्षण लॉन्ग हाओ चेन ने तलवार के ब्लेड का ये प्रक्षेपण जारी किया, उसे लगा कि वह पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। हालांकि यह बहुत दूर से आया था, उस जबरदस्त तलवार के इरादे की तीव्रता ने सीधे उसके मंत्र पर काम किया, जिससे उसकी मंत्रमुग्धता की गति पर बहुत प्रभाव पड़ा। तलवार का इरादा कितना शक्तिशाली है! चेन होंग्यू की आंखें सिकुड़ गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये युवा सचमुच उसे इतना सुखद आश्चर्य देंगे। उसी समय जब लॉन्ग हाओ चेन का हमला शुरू हुआ, उसने बाकी टीम को चेन होंग्यू की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसी जादूगर के खिलाफ नजदीकी दूरी के लड़ाकों के लिए सबसे अधिक प्रभाव दोनों पक्षों के बीच के अंतर को कम करना है। लेकिन उनमें से सभी ने चेन होंग्यू पर हमला नहीं किया। हान यू, लिन शिन और चेन यंग पीछे रह गए। चेन यंग ने पहले से ही क्रॉस लेग बैठना शुरू कर दिया था, अपने क्रिस्टल बॉल को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया था। उसकी अभिव्यक्ति केंद्रित और नाजुक थी। लिन शिन भी चेन यंग से अलग स्थिति में गा रहे थे। मंत्रोच्चार के दौरान लिन शिन के पैर हमेशा गति में रहे। जमीन पर उसके हर कदम ने नीली लपटों वाला एक पदचिह्न छोड़ा। ये ज्वाला पथ आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ तीव्रता से उतार चढ़ाव करने लगे, जिससे उनका आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पादन बढ़ गया। हान यू अपनी तरफ से बचाव कर रहा था। स्कारलेट ब्लड तलवार जमीन की ओर झुकी हुई थी, जबकि उसकी ढाल क्षैतिज रूप से रखी हुई थी।
उसके शरीर से एक के बाद एक प्रकाश का जादू बिखरता गया। एक गार्जियन नाइट के रूप में हान यू हमेशा लॉन्ग हाओ चेन के पीछे बौना था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास ताकत की कमी थी। इसके बिल्कुल विपरीत, यदि उसे किसी अन्य टीम में रखा जाता तो उसकी वर्तमान ताकत उसे किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के कप्तान के रूप में योग्य बनाती। उनके प्रभामंडल की रिहाई बेहद तेज गति से हुई, उन्हें एक निश्चित क्षेत्र में नहीं बल्कि निर्धारित स्थानों पर जारी किया गया। प्रत्येक प्रभामंडल केवल एक व्यक्ति को लक्षित कर रहा था और एक ही लक्ष्य का कम से कम दोगुना आवर्धन प्रदान कर रहा था। इसके अलावा लक्ष्य से बढ़ती दूरी के साथ ये आवेग कम नहीं हुए। लॉन्ग हाओ चेन की चार्जिंग स्पीड बेहद तेज थी। शुरुआत में उसने फ्लैश लाइटनिंग जारी की और अपनी पीठ पर सभी 4 पंख फैलाए, एक झटके में लगभग 100 मीटर की दूरी तय की और पहले से ही चेन होंग्यू का सामना किया। वह अप्रत्याशित रूप से अपने प्रक्षेपित प्रकाश कांटे के ठीक पीछे चला गया। एक बार फिर प्रकाश की देवी की एरिया ने अपने प्रक्षेपण ब्लेड पर वार किया और अपनी शक्ति को दिव्य तलवार के अंदर वापस डाल दिया, धीरे धीरे चेन होंग्यू की ओर बढ़ने से पहले। चेन होंग्यू का जादू शुरू से अंत तक नहीं रुका। जैसे ही लॉन्ग हाओ चेन उनके सामने पहुंचे, स्पिरिट पिल्स की छवियों ने उनके शरीर को घेर लिया। एक ही समय में वे फैल गईं और फूट गईं, जिससे उनके शरीर पर प्रकाश के 6 छल्ले निकल गए। उन्मत्त गर्जना के साथ 6 विशाल आकृतियां चेन होंग्यू को अपने पीछे के दृश्य से बचाते हुए बाहर आईं। ये 6 गोरिल्ला जैसे जादुई जानवर थे। प्रत्येक गोरिल्ला 10 फीट लंबा खड़ा था, उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और उनमें अत्याचारी हत्या की भावना भरी हुई थी। गोरिल्लाओं में से एक ने लॉन्ग हाओ चेन को सीधे दूर ले जाने की पहल की और लॉन्ग हाओ चेन की ओर प्रकाश की गहरी पीली किरणें दागी। यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर रुक गया है, उसे अभी भी महसूस हो रहा था कि उसका शरीर सीधे जमीन की ओर खींचा जा रहा है, क्योंकि वह अंतर को बंद कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण तकनीक वह एक सांसारिक जादू है जिससे मैं बेहद परिचित था। 9वां पवित्र रक्षक इसका उपयोग करने में माहिर था और ये गोरिल्ला भी पृथ्वी तत्व के जादुई जानवर थे, जिनकी गुरुत्वाकर्षण तकनीकों के संचयी परिणाम भी थे। इन जादुई जानवरों की खेती के स्तर को निर्धारित करने के लिए कोई समय नहीं छोड़ते हुए लॉन्ग हाओ चेन की प्रकाश देवी आर्या फिर भी आगे बढ़ी। कोई ड्रिलिंग ध्वनि नहीं आई, बस एक लाल सुनहरी चमक थी जो एक झटके में गुजर गई, लेकिन तुरंत गोरिल्लाओं को रोक दिया। तुरंत प्रकाश की एक लाल सुनहरी किरण उसके सिर से उसके पैरों तक फैल गई, जो जमीन से बाहर निकल रही थी। शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण लॉन्ग हाओ चेन की फ्लैश लाइटनिंग को रोक सकता है। यहां तक कि 9वें चरण के पावरहाउस में भी सभी 6 प्रभावों के संयुक्त प्रभाव से देरी होगी। लेकिन ग्रेविटी तकनीक लॉन्ग हाओ चेन की तलवार के इरादे को नियंत्रित नहीं कर सकी। एक दिव्य तलवार पर प्रकाश की देवी आर्या से जुड़े प्रबुद्ध तलवार हृदय की सीमा तक पहुंचने का इरादा रखने वाली तलवार से निपटना इतना आसान कैसे हो सकता है? ये लड़ाई की सच्ची शुरुआत थी। अन्य 5 गोरिल्लाओं ने भी अभिनय किया, उनमें से 2 क्रमशः वांग युवान और सिमा जियान पर झपट पड़े और अंतिम 3 लॉन्ग हाओ चेन की ओर दौड़ पड़े। गोरिल्लाओं ने बहुत अच्छी मौन समझ दिखाई। लॉन्ग हाओ चेन से निपटने वाले 3 में से 2 ने सीधे उस पर हमला किया, जबकि आखिरी ने अपनी बांह ऊपर उठाने से पहले अपनी छाती पर वार किया, जहां एक पीली चमक खिल गई। 1 मीटर व्यास वाला और पूरी तरह से ऊर्जा से बना एक बड़ा पत्थर सीधे लॉन्ग हाओ चेन पर फेंका गया था। अपने युद्ध की स्थिति में लॉन्ग हाओ चेन की उपस्थिति ने एक पूरी तरह से अलग एहसास दिया। उसकी दृष्टि शांत और ठंडी थी और उसके पूरे शरीर से एक अदम्य तेज निकल रहा था। दिव्य घोंघा ढाल गायब हो गई और जेड रंग की चमक से प्रकाश की नीली वर्षा हिबिकस ने उसकी जगह ले ली। तुरंत लॉन्ग हाओ चेन का शरीर अपने मूल स्थान के चारों ओर घूमने लगा, जिससे लाल और हरे रंग का एक चक्र बन गया। आध्यात्मिक ऊर्जा के भयानक उतार चढ़ाव में भी एक प्रभावशाली आकर्षक शक्ति थी। उसकी ओर दौड़ रहे 2 गोरिल्लाओं के अलावा चट्टान फेंकने वाला भी तुरंत इस बवंडर में फंस गया। दयनीय चीखों के साथ दोनों गोरिल्ला गायब हो गए। रुकने से पहले पूरा बवंडर केवल 2 सेकंड के लिए ही कायम रहा और लाल और हरे प्रकाश के मिश्रण में एक गहरे नीले रंग का क्रॉस स्लैश प्रक्षेपण दागा गया, जो सीधे अंतिम गोरिल्ला की ओर प्रक्षेपित किया गया। इसमें कोई सस्पेंस नहीं था। 8वें चरण का पृथ्वी तत्व वाला जादुई जानवर संभवतः 2 दिव्य तलवारों की सामंजस्यपूर्ण जोड़ी का विरोध कैसे कर सकता है? इस तीसरे गोरिल्ला को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और गहरे नीले तलवार के ब्लेड का प्रक्षेपण सीधे चेन होंग्यू की पीछे हटने वाली आकृति के पीछे चला गया। ए स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स को क्रॉस स्लैश इंस्टेंट बर्स्ट के साथ जोड़ा गया था। तलवारों के इस छोटे से तूफान में लॉन्ग हाओ चेन ने स्पिरिट माउंटेन का उपयोग करके बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा डालने में संकोच नहीं किया। फिर उसने इसे अपने क्रॉस स्लैश के बीच में 2 दिव्य तलवारों में डाला।
हाओयू के विकास ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को उच्च स्तर तक बढ़ाने में मदद की, जबकि लॉन्ग हाओचेन की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को काफी बढ़ावा दिया। इससे उन्हें स्पिरिट माउंटेन को नियंत्रित करते हुए द्वितीय प्रतिक्रिया को काफी कम करने की अनुमति मिली। इस प्रकार हाओयू के कवच परिवर्तन के बिना भी वह स्पिरिट माउंटेन राज्य की आध्यात्मिक ऊर्जा को 2 दिव्य तलवारों में डालने में सक्षम था। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत भी बड़े पैमाने पर हो जाएगी। चौतरफा हमला शुरू करने के लिए लॉन्ग हाओचेन की पसंद का स्वाभाविक रूप से अपना आधार था। उनका दृढ़ विश्वास था कि चेन होंग्यू की महान स्थिति के कारण वह निश्चित रूप से उनके प्रति कुछ अवमानना का भाव रखते थे। लेकिन जब युद्ध बीत गया तो यह अवमानना अधिक समय तक नहीं टिक सकी। इसलिए वह मौजूदा पूर्वाग्रह का फायदा उठाकर अपने पक्ष के लिए निर्णायक अवसर पैदा करना चाहता था। वास्तव में लॉन्ग हाओचेन का अनुमान पूरी तरह सटीक था। हालांकि चेन होंग्यू इन कनिष्ठों को बहुत ऊंचा मानते थे, आखिरकार वे आत्मा मंदिर के नेता थे। उनकी राय में भले ही ये जूनियर और भी मजबूत थे, फिर भी वे अंततः जूनियर ही थे। उसने सचमुच अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि लॉन्ग हाओचेन का समूह उसके लिए कोई खतरा हो सकता है। उस गहरे नीले रंग की चमक को अपनी दृष्टि के क्षेत्र में आते देखकर चेन होंग्यू को अंततः समझ में आ गया कि ये युवा उसे धमकी देने के लिए काफी मजबूत थे। यदि यह एक वास्तविक लड़ाई होती तो यह उसका जीवन होता। एक गहरी सांस लेते हुए चेन होंग्यू ने धीमी आवाज में रोना शुरू कर दिया। उसमें से एक काली चमक उठी और तुरंत फैलकर गहरे बैंगनी रंग के प्रभामंडल का रूप ले लिया। चारों आग तुरंत बुझ गईं और लॉन्ग हाओचेन द्वारा छोड़ी गई गहरे नीले रंग की आग पर बमबारी करने के लिए आकाश में एक साथ मुड़ गईं। अध्याय 586 अपहरण भाग 1। एक विशाल विस्फोट में फंसकर लॉन्ग हाओचेन बुरी तरह हिल गया और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। दोनों पक्षों में वांग युवान और सिमा जियान ने पिछले गोरिल्लाओं से निपटना बहुत पहले ही पूरा कर लिया था, लेकिन उन्हें भयानक परिणाम भी मिले जिससे उनकी आगे की प्रगति रुक गई। वे तीनों एक ही समय में हौंफने लगे और जैसे ही उनकी आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया, वे और भी गंभीर हो गए। चेन होंग्यू के शरीर पर गहरी बैंगनी चमक उसके प्रकट होने के बाद पहले ही गायब हो गई थी। जैसे ही गहरी बैंगनी चमक बिखरी, स्पिरिट टेम्पल लीडर ने खुद को गहरे बैंगनी रंग की चमक में पकड़ लिया। वह कोई ऊर्जा का रूप नहीं, बल्कि एक अत्याचारी जादुई जानवर था। अकेले इस जादुई जानवर की उपस्थिति ने जानवरों से लड़ने के पूरे क्षेत्र को आश्चर्यचकित कर दिया। ये जादुई जानवर 40 मीटर से अधिक तक फैला हुआ था। इसके बड़े पंख उसकी पीठ पर फैले हुए थे। उसके पूरे शरीर पर गहरे बैंगनी रंग की परतें थीं और उसकी पतली और राजसी आकृति से एक अत्यंत अत्याचारी अजगर की आभा झलक रही थी। उसकी गर्दन से 4 सिर निकले जो सभी अजगर के सिर थे। प्रत्येक ड्रैगन सिर की आंखें अलग अलग रंगों की थीं, हरा, लाल, पीला और नीला। इस जादुई जानवर को देखकर लॉन्ग हाओचेन एक बहुत ही अजीब एहसास से बच नहीं सका। क्या ये जादुई जानवर हाओयू के लंबे संस्करण जैसा नहीं था? बात सिर्फ इतनी है कि उसके 4 सिर थे, लेकिन उसका माहौल और खेती हाओयू से बेहतर थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये 10वें चरण का जादुई जानवर था और 4 अलग अलग तत्वों को नियंत्रित करता था। वह स्पिरिट टेम्पल लीडर का अनुबंधित जानवर 4 सिर वाला चिमेरा था। काइमेरा एक ड्रैगन स्कैम था जिसे सब ड्रैगन कहा जा सकता था, लेकिन ये 2 सिर वालों के लिए है। यदि उसे अपना तीसरा सिर मिल गया तो वे एक वास्तविक विशाल अजगर की तरह मजबूत होंगे। और 4 सिरों वाला चिमेरा एक प्राचीन प्रकार का जादुई जानवर है जो निश्चित रूप से अस्तित्व का 10वां चरण है और इस 10वें चरण के शिखर पर है। बेशक 4 सिर वाले चिमेरों में पूरी तरह से अलग अलग तत्व थे। चेन होंग्यू के इस 4 सिर वाले चिमेरा के लिए भी यही बात लागू हुई। इसके 4 प्रमुख अपने अपने तत्वों में चरम स्वामी नहीं हो सकते, लेकिन किसी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सभी 4 तत्व संचयी प्रभाव पैदा करते हैं। यद्यपि पवित्र प्रकाश का तत्व, जो अंधेरे का सबसे बड़ा अभिशाप है, मौजूद नहीं था, इस 4 सिर वाले कल्पना की शक्ति पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उसका नाम सुनने में अच्छा लगता था, जिंगक्सुआन। चेन यंग र ने अपने दादा के 4 सिरों वाले चिमेरा की शक्ति के बारे में पहले ही बता दिया था। इतिहास में सभी ज्ञात 10वें चरण के जादुई जानवरों में से चेन होंग्यू का 4 सिर वाला चिमेरा बिल्कुल शीर्ष 10 में था, जो जंगल के बोआ राजा से भी अधिक शक्तिशाली था, जिसका सामना लॉन्ग हाओचेन की पार्टी ने किया था। कुल ताकत के मामले में राजा राया सिएरा की भी बराबरी नहीं की जा सकी। उसके चिमेरा में बैठी 4 सिर चेन होंग्यू का रंग साफ और बदसूरत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग हाओचेन का समूह उसे इतने कम समय में अपने अनुबंधित जानवर को लाइन में खड़ा करने के लिए मजबूर कर देगा। चेहरे की इस क्षति की स्वाभाविक रूप से भरपाई की जानी थी।
दबे मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए 4 सिरों वाले चिमेरा ने लॉन्ग हाओचेन के समूह की ओर एक कुंद आक्रमण शुरू कर दिया। इसकी विशाल पूंछ सुनामी की तरह जमीन पर बह गई और सीधे वांग युवान और सिमा जियान को निशाना बनाया। उस अद्भुत शक्ति और ताकत ने उन तीनों को तुरंत भयभीत कर दिया। एक साथ अपने आध्यात्मिक पंख फड़फड़ाते हुए वे तीनों बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर उड़ गए। आमने सामने मिले, सपने में भी नहीं, यहां तक कि सिमा जियान भी, जो अपनी ताकत में सबसे ज्यादा आश्वस्त है, ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करेगी। वह 10वें कदम का जादुई जानवर है जो एक ही घूंट में सभी शवों को खा सकता है। वह पूंछ 20 मीटर से अधिक लंबी थी, जिसके चारों ओर उभार उगे हुए थे और तेजी से झुके हुए थे। जो को ई उसके साथ बह जाएगा, अगर वह नहीं मरा तो कम से कम उसकी सारी चमड़ी उधर जाएगी। इस समय लड़ाई पहले से ही तीव्र बिंदु पर पहुंच गई है। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन का समूह ऊपर उठा, 4 सिरों वाले चिमेरा के 4 सिरों ने एक साथ सांसें छोड़ी, जो 4 अलग अलग तत्वों के तूफान की तरह निकली और उन तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा के भयानक उतार चढ़ाव ने सीधे जानवरों से लड़ने के पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया। लॉन्ग हाओचेन के लिए 9वें चरण के पावरहाउस का सामना करने का यह पहला मौका नहीं था। ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने थोड़ी सी भी शर्म नहीं दिखाए और एक बार हवा में उड़ने के बाद वह पीछे नहीं हटे, बल्कि अपने पंख फड़फड़ाए और एक और क्रॉस/इंस्टेंट बर्स्ट जारी किया। एक भेदी ध्वनि में वह गहरा नीला रंग एक बार फिर आकाश में दिखाई दिया, जो अप्रत्याशित रूप से कल्पना की 4 रंग की सांसों को काट रहा था। वांग युवान और सिमा जियान ने पहले खुद को लॉन्ग हाओचेन की पीठ के पीछे स्थित करने का फायदा उठाया और बहुत तेजी से पीछे हट गए। लॉन्ग हाओचेन ही खतरे के सामने बचा हुआ था। सुनहरी रोशनी की एक चमक में येटिंग उस पल लॉन्ग हाओचेन की पीठ के पीछे दिखाई दी और तुरंत चेन होंग्यू के गायन पर एक सफेद सुनहरी चमक उतरी। चेन होंग्यू को महसूस हुआ कि आकर्षण की एक विशाल शक्ति अचानक उस तक पहुंच रही है। यहां तक कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती भी उनके शरीर को स्थिर करने में असमर्थ थी, जो सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर जा रही थी। वह आकर्षण था उन्नत संस्करण। एक बार पहले भी लिच किंग को गंभीर नुकसान हुआ था। उसने जो हमला अभी अभी किया वह बहुत ताकत से भरा था, इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की कोई कीमत नहीं थी। पहल को जब्त करने के महत्व के अलावा उसके लिए होंग्यू के करीब पहुंचना भी महत्वपूर्ण था। उसकी विकसित ड्रॉ क्षमता जादूगरों के विरुद्ध बहुत उपयोगी थी। उनका शरीर कमजोर था, इसलिए यदि वे निकट सीमा में हों ही। और यह मत भूलिए कि चेन होंग्यू ने किसी भी हथियार या उपकरण का उपयोग नहीं करने का वादा किया था। जैसा कि अपेक्षित था, चेन होंग्यू अपने आकर्षण कौशल से बहुत स्तब्ध रह गए, लेकिन अगला नुकसान उन्हें नहीं बल्कि लॉन्ग हाओचेन को उठाना पड़ा। आध्यात्मिक ऊर्जा के भीषण टकराव में लॉन्ग हाओचेन को खदेड़ दिया गया और इसकी गहरी हरी और लाल सुनहरी चमक ने आकाश में केवल 2 निशान छोड़े। जैसा कि अपेक्षित था, लॉन्ग हाओचेन का आकर्षण कौशल वास्तव में है वह उतरा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास अभी भी किराए का जानवर था। एक अनुबंधित जादुई जानवर जो साधना के 10वें चरण तक बढ़ने में सक्षम था, वह केवल युद्ध में सहायक नहीं है। चेन होंग्यू को लॉन्ग हाओचेन की आक्रमण सीमा में प्रवेश करते देख वह बड़ा चिमेरा तुरंत चेन होंग्यू के शरीर के साथ बैंगनी रंग में चमक उठा। जब वह लॉन्ग हाओचेन से टकराया तो उसका शरीर 100 मीटर से अधिक दूर तक उड़ गया, जिससे स्वाभाविक रूप से आकर्षण कौशल का प्रभाव बंद हो गया। 4 सिरों वाली चिमेरा ने तुरंत एक और सांस छोड़ी, लेकिन इस बार 4 रंगों वाली सांसें एक हो गईं और लॉन्ग हाओचेन की पार्टी की ओर बढ़ते एक अत्याचारी तात्विक तूफान में बदल गईं। वह 10वें कदम के जादुई जानवर का पूरा झटका था। इकट्ठा करना। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को खदेड़ दिया गया था, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। उसके चिल्लाने के ठीक बाद बाकी लोग पहले ही इकट्ठा हो रहे थे और इस बार लॉन्ग हाओचेन के शरीर के सामने से एक बहुरंगी रोशनी फैल गई। दिव्य घोंघा शील्ड एक दिव्य उपकरण शील्ड वॉल और दिव्य बाधा के संयोजन का उपयोग करता था। टकराना। जानवरों से लड़ने के क्षेत्र में एक अत्यंत हिंसक विस्फोट हुआ और आसपास की दीवारें तीव्रता से हिल गईं। ऊपरी दीवारों पर सभी रक्षात्मक संरचनाएं एक साथ सक्रिय हो गईं क्योंकि भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव इस समय अंतिम चरम पर पहुंच गया। चेन होंग्यू की पीठ से अभी भी ठंडा पसीना टपक रहा था। पिछला कदम वास्तव में करीबी था। यदि 4 सिरों वाले चिमेरा ने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो उसे वास्तव में लॉन्ग हाओचेन की आक्रमण सीमा में खींच लिया गया होता। हालांकि वह 9वें चरण का पावरहाउस है, फिर भी वह एक जादूगर है। यदि लॉन्ग हाओचेन की तलवार का वार उस पर पड़ता तो वह नुकसान नहीं उठा पाता। लॉन्ग हाओचेन की 2 तलवारों पर तलवार का भयानक इरादा कुछ ऐसा था जिसे वह गहराई से महसूस कर सकता था।
वह इतने शक्तिशाली आकर्षण कौशल का उपयोग कैसे कर सकता है? न होंग्यू अभी भी हौंफ रहा था। उसकी निगाहें बेहद सतर्क हो गई थीं। इस बिंदु से वह अब इन 7 विरोधियों पर नजर नहीं डालेगा। जैसा दिख रहा था उससे लग रहा था कि लॉन्ग हाओचेन के समूह को नुकसान हुआ है, लेकिन वास्तव में चेन होंग्यू ज्यादा बेहतर नहीं थे। 4 सिरों वाले चिमेरा के संरक्षण में उसे विश्वास था कि उसे लॉन्ग हाओचेन के समूह से कोई हमला नहीं झेलना पड़ेगा, इसलिए वह उसके जादू में लग गया। लेकिन लॉन्ग हाओचेन के आकर्षण कौशल ने अचानक उस जादू को बाधित कर दिया, जिससे एक जादुई प्रतिक्रिया हुई जिसे सहन करना कठिन था। यदि यह उसके उच्च साधना स्तर के लिए नहीं होता तो वह केवल खून ही उगल रहा होता। आकाश में हल्की चमक गति में थी, लेकिन तात्विक तूफान केवल दिव्य घोंघा ढाल के दोनों किनारों से होकर गुजर सकता था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी तीव्र गति से खत्म हो रही थी, उनका समूह जमीन पर मौजूद घरों की तरह सुरक्षित बना हुआ था। ठीक इसी क्षण चेन यंग र का जादू समाप्त हो गया। एक गहरे वैश्विक आश्चर्य के लिए चेन यंग र की पीठ से अपार जीवन शक्ति से भरे द्वार निकले, जिससे एक बड़ा चाप बना। जैसे ही यह जादू पूरा हुआ, प्रकाश के इन द्वारों ने प्रकाश के क्षेत्र में एक और पंक्ति बना दी। जानवर लड़ रहे हैं। चेन होंग्यू के सामने कुल 18 द्वार दिखाई दिए थे। क्या वह प्राणी संबंध द्वार है? मंच पर मौजूद चेन होंग्यू और सेंशुई पोपो आश्चर्यचकित रह गए। शक्तिशाली सम्मनकर्ता के रूप में वे स्वाभाविक रूप से क्रिएचर सम्मनिंग गेट का उपयोग करने में सक्षम थे, और चेन होंग्यू की साधना के साथ वह राक्षसों के खिलाफ जानवरों की लहरों को बुलाने के लिए इनमें से 6 क्रिएचर सम्मनिंग गेट्स का एक साथ उपयोग करने में सक्षम है। पवित्र आत्मा लड़की के रूप में चेन यंग र के जागृति के समय, हालांकि उसकी खेती पर्याप्त नहीं थी, ये क्रिएचर सम्मनिंग गेट जिसे वह बचपन से ही इस्तेमाल कर सकती थी, भी विकसित हुआ, जिससे वह एक साथ उनमें से 6 को इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन उनमें से 18 कैसे प्रकट हो सकते थे? स्पिरिट टेम्पल के सभी अभिलेखों में कभी भी कोई सम्मनकर्ता नहीं था जो 18 प्राणियों को सम्मन करने वाले द्वारों का भयानक दृश्य प्रदर्शित करने में सक्षम हो। अपना जादू पूरा करने के बाद चेन यंग र स्पष्ट रूप से अत्यधिक थक गई थी। अपने मूल स्थान पर पालथी मारकर बैठी, उसने कुछ शब्द बुदबुदाए। फिर उसके पवित्र आत्मा वस्त्र में 108 स्पिरिट गोलियां तुरंत जल उठीं, जिससे उसे उसकी पिछली खपत वापस मिल गई। पवित्र आत्मा वस्त्र का सबसे बड़ा उपयोग आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति के रूप में था। दक्षता के मामले में ये लॉन्ग हाओचेन के गोल्ड मोल्टेन आर्मर की तुलना से परे था। प्रत्येक स्पिरिट गोली में 10,000 यूनिट स्पिरिट ऊर्जा की आपूर्ति होती थी। दूसरे शब्दों में चेन यंगर का आध्यात्मिक पवित्र वस्त्र 1800 यूनिट आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति कर सकता है। लेकिन निश्चित रूप से इसकी सीमाएं भी थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा की भारी आपूर्ति की परवाह किए बिना वह केवल अपनी कुल साधना की मात्रा को एक साथ संभालने में सक्षम होगी। अध्याय 587 अपहरण भाग 2। दूसरे शब्दों में, भले ही वह केवल 7वें चरण का सम्मन करता है, वह वास्तव में असीमित संख्या में 7वें चरण के सम्मन मंत्र का उपयोग कर सकती है। बेशक ये केवल सिद्धांत में है, क्योंकि जादू के पूर्ण उपयोग से न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है, बल्कि भारी मानसिक शक्ति भी खर्च होती है। शांत विराम के बिना वह शायद ही इस लड़ाई में आह्वान मंत्रों का प्रदर्शन जारी रख पाएगी। ये 18 प्राणियों को बुलाने वाले द्वार थे, और चेन होंग्यू और सेंशुई पोपो की क्षमताओं के साथ वे स्वाभाविक रूप से बता सकते थे कि ये भ्रम नहीं थे, क्योंकि इनमें से प्रत्येक वास्तविक था। इस लड़की के पास ऐसे रहस्य कब थे? क्या पवित्र आत्मा लड़की की क्षमता इतनी भयानक हो सकती है? निस्संदेह वे नहीं जानते थे कि इन 18 क्रिएचर सम्मनिंग गेट्स का उसके पवित्र आत्मा लड़की होने से कोई संबंध नहीं था। यह उसके फ्यूज्ड स्पिरिट स्टोव समय संचय से आता है। मूल रूप से सेवेंस जिन्होंने लॉन्ग हाओचेन का समूह बनाया, और यहाँ तक कि झांग फैंग भी वांग युवान को छोड़कर सभी ने एक स्पिरिट स्टोव फ्यूजन पूरा किया। आध्यात्मिक चूल्हा क्या है? यह एक प्राकृतिक खजाना है, और यहाँ तक कि केवल एक को प्राप्त करना किसी भी सामान्य अभ्यासी के लिए लालसा का एक अतुलनीय स्रोत है। लेकिन लॉन्ग हाओचेन के सम्मन ने स्पिरिट स्टोव फ्यूजन पूरा कर लिया। जिस समय चेन यंगर का फ्यूज्ड स्पिरिट स्टोव पूरा हुआ, कई लोगों की नज़र में यह उतना शक्तिशाली नहीं लगा, लेकिन जब यह था जैसे जैसे उनकी खेती बढ़ती गई, उस टाइम रेप्लिका स्पिरिचुअल स्टोव को भी शक्ति मिलती गई। पूर्ण जादू कौशल में अपनी शक्ति का 3 गुना उपयोग करना, हालांकि ये दिन में केवल एक बार ही किया जा सकता था, इसमें वास्तव में एक भयानक तात्कालिक शक्ति थी। 18 क्रिएचर सम्मनिंग गेट से तुरंत धीमी दहाड़े और गुर्राने की आवाजें निकली, जो 4 सिरों वाले चिमेरा और चेन होंग्यू की ओर बढ़ी।
कोई केवल ये स्वीकार कर सकता है कि ये प्राणियों को बुलाने वाले द्वार पहले से बहुत अलग नहीं थे। जादुई जानवरों का आना अभी भी असमान था, कुछ दूसरे और तीसरे चरण तक पहुंच गए जबकि अन्य 7वें या 8वें चरण तक पहुंच गए। सबसे शक्तिशाली जादुई जानवर जो बाहर आए उसकी खेती की तरह ही 8वें चरण तक पहुंच गए। लेकिन वर्तमान क्रिएचर समनिंग गेट अतीत के गेट से बिल्कुल अलग था। वे सच्चे प्राणी सम्मन द्वार थे जो केवल एक जादुई जानवर को बुलाने के बाद समाप्त नहीं होंगे। जादुई जानवरों की लगभग अंतहीन लहर उनके द्वारों से बाहर निकलकर उन्मत्त हो गई। कुछ ही सांसों में फाइटिंग बीस्ट फील्ड का आधा हिस्सा इन जादुई जानवरों से भर गया। फिलहाल भले ही चेन होंग्यू संक्षेप में शानदार था, वह एक इंसान है, भगवान नहीं। वह क्रिएचर समनिंग गेट से बहुत परिचित था। इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाला एक सम्मनकर्ता जादुई जानवरों की निरंतर लहरों को बनाए रखने में सक्षम होगा। जानवरों की खेती सम्मनर की खेती के सीधे आनुपातिक है, लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि पवित्र आत्मा लड़की के रूप में चेन यंगर को सभी सम्मन जादू में लगातार बढ़ावा मिला था। उदाहरण के लिए उसके क्रिएचर सम्मनिंग गेट्स को सामान्य समय से 2 गुने से कम समय तक चलने की इजाजत नहीं दी गई थी। फाइटिंग बीस्ट फील्ड में अभी भी सीमित स्थान था और ऊपर की ओर जादुई संरचना थी। इन परिस्थितियों में अगर चेन होंग्यू क्रिएचर सम्मनिंग गेट्स को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देते तो उन्हें डर था कि उनके पास पैर रखने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं होगी। कुछ और आपत्तियां दिखाने का साहस न करते हुए चेन होंग्यू की आंखें चमक उठीं। अपनी बाहों को मोड़ते हुए उनकी उंगली ने विशेष इशारे बनाए और धीमे मंत्रोच्चार ने उनका अनुसरण किया। तुरंत उसके सामने एक भयानक आध्यात्मिक तूफान आया और उसके दूधिया सफेद प्रभामंडल ने एक विशाल ड्रैगन खोपड़ी का आकार ले लिया, जिससे एक अत्याचारी ड्रैगन की चीख निकल गई। ये दूधिया सफेद ड्रैगन सिर वास्तव में मात्रा में बड़ा था, इस हद तक कि इसने 4 सिरों वाले विशाल चिमेरा को भी अपनी चपेट में ले लिया। उसकी प्रचंड चीख के साथ ही दूधिया सफेद चमक एक बड़ी लहर की तरह बह निकली। जादुई जानवरों का हरावल दस्ता जो 18 क्रिएचर समनिंग गेट से बाहर आया था, उस भयानक सफेद लहर के संपर्क में आते ही तुरंत रुक गया, जमीन पर रेंगने लगा और उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पूरी तरह से कांप रहा था। जैसे ही इस महान सफेद लहर ने 18 क्रिएचर समनिंग गेट से संपर्क किया, उन्होंने कोई प्रभाव दिखाना बंद कर दिया और कोई और जादुई जानवर नहीं छोड़ा। जानवर सम्राट डोमेन अपनी सीमा में हर जादुई जानवर को दबाने या बढ़ाने में सक्षम। सम्मनकर्ताओं द्वारा खेती योग्य सभी राक्षसों में से इस बीस्ट एम्परर डोमेन को बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ में स्थान दिया गया था। डोमेन की उत्तेजना के कारण चिमेरा का विशाल शरीर एक बार फिर से फूल गया, जिससे एक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ। लोंग हाओचेन सांस लेने में असमर्थ होने के करीब पहुंच गया। स्पिरिट टेम्पल लीडर के रूप में चेन होंग्यू की यही असली ताकत थी। हालांकि अब तक उसका एकमात्र बुलाया गया जानवर उसका 4 सिर वाला चिमेरा अनुबंधित जानवर था, उस पल में पूरा युद्ध क्षेत्र उसका हो गया। बीस्ट एम्परर डोमेन रैंक पर वह लगभग 1000 जानवरों के नियंत्रक की तरह था। जैसे जैसे उसके डोमेन का समय बढ़ता गया, क्रिएचर समनिंग गेट से निकलने वाले जादुई जानवर उसके नियंत्रण में आ गए। क्या आप अब भी जारी रखना चाहते हैं? चेन होंग्यू ने बेरुखी से पूछा। उसने 4 सिरों वाले चिमेरा को हमला जारी रखने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि अंत में वह इन युवाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। ऐसी दुर्जय शक्ति इन युवाओं को अपनी राय छोड़ने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। निस्संदेह हम जारी रखेंगे। अपनी आंखें बंद करके अपनी मानसिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बीच में चेन यंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसका शरीर जमीन से ऊपर तैरने लगा। इस क्षण में इसने एक चमकदार सफेद चमक, एक पारदर्शी सफेद जारी की। पवित्र आत्मा के वस्त्र पर प्राणी के डिजाइन ऐसे लग रहे थे मानो वे जीवित हों, उस सफेद आभा के बीच में लयबद्ध रूप से घूम रहे हों। कोई 108 स्पिरिट गोलियां चकाचौंध रोशनी से खिल उठी। टाइम रेप्लिका स्पिरिट स्टोव के उनके उपयोग ने अपने दादा के बीस्ट एम्परर डोमेन को बाहर निकालने के लिए 18 क्रिएचर समनिंग गेट्स को बुलाया। उनकी युद्ध योजनाओं में इस जानवर सम्राट डोमेन से छुटकारा पाना उनका मिशन था। यांग वेंझाओ को बचाने की खातिर वह पहले से ही अपने साथियों को अपने दादा की चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही थी। वह भारी तनाव कैसे सहन नहीं कर सका। केवल वही चेन होंग्यू की ताकत और उसके शक्तिशाली डोमेन की शक्ति से वास्तव में परिचित थी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए चेन यंग ने 3 हाथ एक साथ हिलाए और उसकी आंखें दूधिया सफेद रंग में बदल गईं। प्रकाश की एक सफेद गेंद ने धीरे धीरे उसके हाथों में आकार ले लिया। वह अपनी प्यारी आवाज में चिल्लाई, स्पिरिट बेस्टोमेंट। सफेद रंग की प्रकाश की गेंद सीधे उनके बगल में तैरती हुई क्रिस्टल बॉल पर उतरती हुई दिखाई दी।
तुरंत पूरी क्रिस्टल बॉल दूधिया सफेद हो गई और तुरंत प्रकाश का एक दूधिया सफेद स्तंभ लंबवत रूप से ऊपर उठा, जिसका लक्ष्य सीधे चेन होंग्यू के जानवर सम्राट डोमेन, उस विशाल ड्रैगन खोपड़ी के दिल पर था। कैसा अजीब नजारा था। यहां तक कि शक्तिशाली 4 सिरों वाले चिमेरा ने भी मंद सफेद स्तंभ के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की। बीस्ट एम्परर डोमेन का निर्माण करने वाले ड्रैगन खोपड़ी पर उतरने में 1 सेकंड का समय लगा। इसके बाद एक विस्मयकारी दृश्य सामने आया। सफेद चमक की उत्तेजना के तहत विशाल सांस छोड़ने वाले ड्रैगन का सिर हिंसक रूप से हिल गया। चेन होंग्यू ये जानकर हैरान रह गया कि वह अपने ही डोमेन को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया है। यदि उसने इसे वापस नहीं लिया तो उसका बीस्ट एम्परर डोमेन किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है। एक डोमेन आध्यात्मिक ऊर्जा से नहीं बना था और उपयोग के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इसे नष्ट कर दिया गया तो इसके उपयोगकर्ता को गंभीर नुकसान होगा। क्या मृत्यु का दानव देवता समीनागा एक प्रबल शत्रु नहीं था, लेकिन उसके डेथ डोमेन का आधा हिस्सा टावर ऑफ इटर्निटी द्वारा घेर लिए जाने से उसे तुरंत गंभीर नुकसान हुआ। जोखिम लेने की हिम्मत न करते हुए चेन होंग्यू दौड़ पड़े अपने बीस्ट एम्परर डोमेन को वापस लेने के लिए जप करना। जैसे ही विशाल ड्रैगन खोपड़ी धीरे धीरे सिकुड़ी, तुरंत एक चमक फैल गई। डोमेन की गति के बिना 4 सिरों वाला चिमेरा अपने मूल आकार में लौट आया और जमीन पर जादुई जानवरों ने अपना हमला शुरू कर दिया। हालांकि उस सफेद चमक को बिखेरने के बाद चेन यंगर की क्रिस्टल बॉल ने एक ध्वनि निकाली और चकनाचूर हो गई। वह भी आसमान से गिरी। उसकी मानसिक शक्ति अपनी सीमा पार कर चुकी थी और वह अपनी चेतना खो बैठी। अपने मालिक को खो देने के बाद क्रिएचर समनिंग गेट्स ने अपना कर्तव्य पूरा माना और एक के बाद एक आकाश में गायब हो गए। हालांकि इससे पहले 100 से अधिक जादुई जानवरों ने 4 सिर वाले चिमेरा और चेन होंग्यू पर अपना हमला शुरू कर दिया था। प्रकाश की एक चमक में हान यू ने चेन यंग र को उठाया और उसे जमीन पर रख दिया, जिसके बारे में बात करते हुए चेन यंगर ने अपने दादा के डोमेन को नष्ट कर दिया। यह कोई बेतुकी उपलब्धि नहीं थी। इसके बजाय चेन होंग्यू का सम्राट बीस्ट डोमेन सभी समनर डोमेन के बीच अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन किसी को उस शक्ति के बारे में नहीं भूलना चाहिए जो चेन यंग को पवित्र आत्मा लड़की के रूप में विरासत में मिली थी। वह पौराणिक जानवरों की शक्ति थी। एक सम्राट जानवर की तुलना एक पौराणिक जानवर से कैसे की जा सकती है? इसलिए स्पिरिट बेस्टोमेंट के उनके उपयोग को पौराणिक जानवरों से उनकी शक्ति की रिहाई माना जा सकता है। उसके सामने तो सम्राट जानवर भी काम उठेगा। इसलिए चेन यंग र के सामने चेन होंग्यू का डोमेन वास्तव में अप्रभावी था। तथ्य यह है कि चेन यंग र का स्पिरिट बेस्टोमेंट कौशल संभवतः उसके स्वयं के डोमेन को दबा सकता है। चेन होंग्यू ने उसे व्यक्तिगत रूप से बताया था। इस समय चेन होंग्यू को आंसुओं और हंसी के बीच थोड़ा सा महसूस हुआ। उनके क्षेत्र के दमन ने त्वरित जीत को स्पष्ट रूप से असंभव बना दिया। ऐसा माना जा सकता है कि लॉन्ग हाओचेन की पार्टी ने चेन होंग्यू की सबसे शक्तिशाली क्षमता, उसकी महारत से छुटकारा पाने के बदले में अपने 7वें चरण के सम्मनर की युद्ध शक्ति का त्याग कर दिया था। ये कितना अनुचित वस्तु विनिमय है। लॉन्ग हाओचेन ने तूफान में जल्दबाजी नहीं की। इन 100 जानवरों के हमले काफी भयंकर थे, लेकिन वह उसके साथ तालमेल नहीं बिठा सका। चेन यंग र के सामने खड़े होकर उसकी छवि चमक उठी। जैसे ही चेन यंग र को टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर टेलीपोर्ट किया गया, उसके दाहिने हाथ से एक सुनहरी रोशनी फैल गई, जिससे वे चिंता से मुक्त हो गए। और इस समय लिन शिन का मंत्रोच्चार, जो चेन यंग र के क्रिएचर समनिंग गेट के साथ ही शुरू हुआ था, अंततः समाप्त हो गया। क्लाउड फायर स्टाफ नीली चमक रहा था और तुरंत उस नीली रोशनी में लगातार परिवर्तन हुए। लिन शिन के परिवेश में एक तरल जैसा नीला प्रभामंडल उभर आया और उसके पीछे शक्ति से भरा 1 मीटर लंबा छायाचित्र तैर रहा था। फायर क्लाउड क्रिस्टल ने आगे की ओर इशारा किया और कल्पना की दिशा में 1 उंगली चौड़ाई वाली नीली किरण फेंकी। यह नीली किरण आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास नहीं करा रही थी, बल्कि वास्तविक पदार्थ जैसी लग रही थी। वह जहां भी गुजरा, हवा स्पष्ट रूप से ताजी और स्वच्छ हो गई और जानवरों से लड़ने का क्षेत्र एक ही सेकंड में सभी अशुद्धियों से साफ हो गया। अध्याय 588 अपहरण भाग 3 वल्कन फिंगर। एक शक्तिशाली 8वां चरण एकल लक्ष्य मंत्र की उंगली वल्केनो को सर्वश्रेष्ठ 8वें चरण के अग्नि मंत्रों में स्थान दिया गया था। इसके लिए न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता थी, बल्कि उपयोग के लिए शक्तिशाली नियंत्रण की भी आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जादू ने अग्निसार को सबसे बड़ी सीमा तक संपीड़ित कर दिया है और गलती की स्थिति में एक भयानक प्रतिक्रिया होगी और वह भयानक शक्ति उपयोगकर्ता को वापस दी जा सकती है।
साधना के 7वें चरण में इस तरह के कठिन 8वें चरण का जादू डालने का साहस करने के लिए लिन शिन के आत्मविश्वास का माप देखा जा सकता है। अभी यदि चेन यंगर अभी भी शांतचित होती तो वह समझती कि यह बिना कारण नहीं था कि लिन शिन ने उस दिन शोषण महसूस किया था। ऐसी दुर्जय आक्रामक शक्ति को उसके ही साथियों पर कैसे निशाना बनाया जा सकता है। एक नीली रोशनी तुरंत पूरे आकाश में फैल गई। 4 सिरों वाले चिमेरा ने तिरस्कार का भाव दिखाया और उग्र लाल आंखों वाले सिरों ने आग की सांस छोड़ी। ये संकेंद्रित सांस आकाश में सर्पिल हो गई और एक प्रकार की घूमने वाली लौ लांस बन गई जो वल्कन फिंगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लिन शिन ने फिंगर ऑफ वल्कन बनाने के लिए हॉट ऑफ फायर का उपयोग किया। इस जादू की शक्ति स्वाभाविक रूप से चरम पर पहुंच गई, यहां तक कि 9वें चरण के अग्नि जादू के स्तर के करीब भी, लेकिन वह 4 सिर वाला चिमेरा भी एक पूरी तरह से योग्य पावरहाउस था। 9वें चरण का क्या उसका कदम सफल होगा? जैसे ही नीली आग और लाल आग का संपर्क हुआ, एक अत्यंत अजीब दृश्य उत्पन्न हो गया। लाल लपटें पूरी तरह से भेद गई थीं और कोई स्पष्ट रूप से उसमें से एक छाया को बाहर निकलते हुए देख सकता था, जो कल्पना के शरीर के पार अपना रास्ता बना रही थी। लिन शिन की ताकत जाहिर तौर पर चिमेरा से अतुलनीय थी, लेकिन भले ही यह 4 सिर वाला चिमेरा 10वें चरण का जादुई जानवर था, लेकिन इसकी शक्ति अंततः उसके 4 सिरों के बीच विभाजित हो गई थी। इसका सबसे शक्तिशाली पहलू एक साथ 4 तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता थी। साथ ही यह मार्शल और जादुई शक्ति का संयोजन करने वाला एक शक्तिशाली जादुई जानवर था। शुद्ध जादू में उनकी ताकत अभी भी एक सच्चे 9वें चरण के जादूगर की तुलना में कम थी। लिन शिन के हमले के खिलाफ जो बहुत पहले से तैयार किया गया था, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। जादू का झटका बहुत तेज आया, इसलिए बाकी 3 सिरों को झुकने का समय नहीं मिला। फिर भी सांस छोड़ने से लिन शिन का हमला अभी भी बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए इसकी क्षति शक्ति उतनी गंभीर नहीं हो सकती थी। लेकिन एक सम्मानकर्ता के रूप में वह अनुबंधित जानवर दूसरे जीवन की तरह है। चेन होंग्यू अपने साथी को घायल होते हुए कैसे घूर सकता था? उसके दाहिने हाथ ने आगे की ओर इशारा करते हुए एक उंगली बढ़ाई और उसमें से स्पिरिट पिल की एक और छवि आकार ले ली, जो आग की लपटों को भेदते हुए वल्कन फिंगर के मार्ग को अवरुद्ध कर रही थी। अत्यधिक संकुचित नीली लपटें अचानक स्पिरिट पिल की छवि द्वारा खींची गईं, जो चेन होंग्यू की ओर बढ़ रही थीं, जिन्होंने कल्पना को खतरे से मुक्त कर दिया। चेन होंग्यू को उस नीली बिजली के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी। उसका शरीर शुरू से अंत तक घुमावदार लहरों से घिरा हुआ था, जिसने तुरंत और तेजी से उस किरण को बिखेर दिया। एक सम्मानकर्ता मूल रूप से एक जादूगर से भी अधिक नाजुक होता है, क्योंकि उसके पास रक्षात्मक जादू भी कम होता है। चेन होंग्यू के पास अपनी सुरक्षा का कोई साधन कैसे नहीं हो सकता है? वह हत्या के बारे में नहीं भूला था या गायब हो गया, और इसलिए एक बहुत व्यापक बचाव की व्यवस्था की गई। वर्तमान में उपयोग में आने वाले उनके रक्षात्मक जादू को स्पिरिट प्रोटेक्शन कहा जाता था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शक्ति का संयोजन करने वाला एक दुर्जय रक्षा जादू है। अत्यंत अद्भुत रक्षात्मक शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम, हालांकि यह 9वें चरण के स्तर तक नहीं पहुंचती है, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा अंतर होता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जादू बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करता है और लंबे समय तक कायम रह सकता है। जैसे ही चेन होंग्यू का मानना था कि वल्कन फिंगर की शक्ति समाप्त होने के करीब थी, नीली बिजली अचानक गायब हो गई, लेकिन प्रकाश की एक काली चमक को रास्ता दे दिया। स्पिरिट प्रोटेक्शन द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक स्क्रीन में एक सुई के आकार का छेद करके सीधे चेन होंग्यू की ओर बढ़ रहा है। अच्छा नहीं है। चेन होंग्यू इस खतरनाक स्थिति से बहुत आश्चर्यचकित थे। उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे हटने का कोई ख्याल नहीं आया और वह तेजी से पीछे हट गया। एक चमकती लाल रोशनी, जिसकी गंध अंधेरे की दुर्गंध जैसी थी, उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी, जिससे उसके बालों का कुछ हिस्सा जल रहा था। यदि उसने त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दिखाई होती, तो उसे डर था कि उस कदम से उसे सचमुच ठेस पहुंचेगी। वह हरी काली किरण आग की सुई की तरह थी, जो विश्वासघाती रूप से वल्कन की उंगली के अंदर छिपी हुई थी और केवल तभी बाहर आती थी जब वल्कन की उंगली बुझने के करीब होती थी। इसमें न केवल अत्यधिक भेदन शक्ति थी, बल्कि यह ध्वनिरहित भी थी। यदि चेन होंग्यू के पास अपने लिए कुछ समय बिताने के लिए आध्यात्मिक सुरक्षा नहीं होती, तो उसे वास्तव में अभी एक भयानक नुकसान उठाना पड़ता। यद्यपि एक प्रहार का ये स्तर किसी को उसके साधना स्तर पर नहीं मारता, लेकिन अंधेरे से भरी हुई आगे निश्चित रूप से उसके शरीर के अंदर गहराई तक छेद करके अच्छे परिणाम नहीं लाती। लिन शिन ने अपना पैर जमीन पर पटकते हुए निराशापूर्वक उत्तर दिया, बहुत करीब। चेन होंग्यू की दयनीय छवि ने लॉन्ग हाओ चेन और अन्य लोगों को भी आश्चर्यचकित कर दिया, जो मदद नहीं कर सके, लेकिन लिन शिन के लिए उनके मन में बिल्कुल नए स्तर का सम्मान था।
ये सिर्फ एक जादू नहीं था बल्कि दो मिश्रित मंत्र थे। और उन्हें ये भी नहीं पता था कि हरी काली आग की वह सुई कहां से आई। वल्कन की उंगली मूल रूप से एक उच्च चरण वाला जादू था और उसने अप्रत्याशित रूप से एक और जादू को कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इससे लिन शिन के अग्नि जादू के नियंत्रण का स्तर देखा जा सकता है। ये सचमुच बेहद बढ़िया था। मूल रूप से लिन शिन स्वाभाविक रूप से चेन होंग्यू के खिलाफ ऐसी साजिश नहीं रच रहे थे, क्योंकि वह चेन यंग र के दादा थे, बल्कि चार सिर वाले चिमेरा थे। यह संयोगवश था कि चेन होंग्यू ने उसे पुनर्निर्देशित किया और उसे लगभग एक भयानक नुकसान उठाना पड़ा। भाई को मिला नशा, वो कौन सा जादू था? सिमा जियान ने आश्चर्य से पूछा। जवाब में लिन शिन बुरी तरह हंसा। द वल्कन फिंगर को हेलफायर नीडल के साथ जोड़ा गया, क्या वह अद्भुत नहीं था? अद्भुत। सिमा जियान ने प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी नहीं की और अपना अंगूठा उठाया। संयुक्त आध्यात्मिक आवेग, लॉन्ग हाओ चेन जोर से चिल्लाया। जैसे ही लिन शिन की वल्कन फिंगर ने अद्भुत प्रभाव दिखाया, लॉन्ग हाओ चेन ने हाओयू को बुलाया। इस चिल्लाहट ने तुरंत सभी को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया और अभी भी छिपे हुए कैरियर को छोड़कर हर कोई हाओयू की पीठ पर कूद गया। लिन शिन की हेलफायर सुई कहां से आ सकती है? सोचने पर लॉन्ग हाओ चेन को याद आया कि मूल रूप से उसने हरे काले रंग की आग से चमकता हुआ एक वंशानुगत मुकुट प्राप्त किया था, एक दानव देवता के उत्तराधिकारी की हत्या करना, जो स्वाभाविक रूप से उस समय लिन शिन के पास चला गया। एक अग्नि जादूगर के रूप में शायद वह इसके लिए कुछ उपयोग पा सके। और हर कोई इस वंशानुगत ताज के बारे में लंबे समय से भूल गया था। अब यह देखा गया कि लिन शिन ने अपनी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं डाली। आखिरकार यह वंशानुगत मुकुट अंधेरे की एक उग्र आभा का उत्सर्जन कर रहा था। यदि वह आंतरिक रूप से अपने हॉट ऑफ फायर के साथ विलीन हो जाता है, तो संभवतः वह इसके विपरीत प्रतिक्रिया दिखाएगा। वर्तमान घटनाओं में लिन शिन ने उस वंशानुगत मुकुट की बदौलत अपने शरीर के भीतर छिपे एक विशेष जादू का प्रदर्शन किया। उनकी विशेष अग्नि स्वायत्त पुनर्जनन में सक्षम थी, जिससे यह अत्यंत शुद्ध और संक्षारक अग्नि बन गई। लिन शिन की सहनशीलता इन हेलफायर सुइयों में से केवल 3 थी। उन्हें परिष्कृत करने और उनकी प्रगति के लिए हॉटफायर के उनके निरंतर उपयोग के माध्यम से ये हेलफायर सुइयां 8वें चरण के जादू के अधीन नहीं थीं। वह उसका हत्या का हथियार था, जिसका इस्तेमाल उसने अभी पहली बार किया था। पिछला जादू जो पूरा हुआ वह सिर्फ फिंगर ऑफ वल्कन था, लेकिन अंतिम मोड़ पर इस सुई को वल्कन की फिंगर में डाला गया था। इस आत्मसातीकरण को हेय दृष्टि से मत देखो। वल्कन फिंगर के अंदर बिना किसी दस्तक के हेलफायर नीडल का छलावरण जादूगर टेम्पल लीडर से भी छिपा हुआ था। आध्यात्मिक ऊर्जा नियंत्रण के इस स्तर को एक महान गुरु के कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लिन शिन ने अपने वर्तमान साधना चरण से अधिक नियंत्रण प्रदर्शित किया। लॉन्ग हाओ चेन के पीछे वांग युवान, फिर लिन शिन, सिमा जियान और हान यू खड़े थे। कुल मिलाकर 5 लोग थे, जिन्होंने एक स्पिरिट बाइंडिंग पिल निगल ली। चूंकि लॉन्ग हाओ चेन ने हाओयू के 6 सिरों को जोड़ने वाली मोटी गर्दन को पकड़ रखा था, अन्य 4 ने उसकी पीठ पर एक पंक्ति बना ली। आध्यात्मिक ऊर्जा के शक्तिशाली उतार चढ़ाव उसकी बाह से गुजरे, क्योंकि लॉन्ग हाओ चेन का प्रभावशाली आचरण तुरंत कई गुना ऊंचा हो गया। कॉन्जॉइंट स्पिरिट बूस्ट ने उपयोगकर्ताओं को आध्यात्मिक ऊर्जा और गोल्ड मोल्टेन आर्मर को भी बढ़ावा देने की अनुमति दी। लेकिन दोनों अलग कैसे थे? वे इस बात में भिन्न थे कि कॉन्जॉइंट स्पिरिट बूस्टिंग पिल्स ने लॉन्ग हाओ चेन के प्रत्येक हमले के लिए आवेदन किया था, जबकि ज्यादातर गोल्ड मोल्टेन आर्मर और स्टार किंग ने उसके कुल भंडारण को बढ़ाया था। कॉन्जॉइंट स्पिरिट रश थोड़े समय के लिए लागू हुआ, लेकिन इस दौरान लॉन्ग हाओ चेन की आक्रामक शक्ति ने एक नया स्तर हासिल कर लिया। और एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते समय यही उनका वर्तमान अंतिम समाधान था। अपना 6ठा सिर जीतने के बाद युद्ध के मैदान में हाओयू की यह पहली उपस्थिति थी। उन सभी के सिरों को आगे की ओर उठाते हुए और अपनी पीठ पर पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने एक दहाड़ निकाली और वह उन्मत्त होकर आकाश में ऊंची उड़ान भरने लगा। थोड़ी सी हलचल के साथ इसके नीलम रंग के तराजू ने घने बैंगनी रंग के उतार चढ़ाव पैदा किए। सभी 6 सिर ऊपर उठ गए। हालांकि वह अभी भी मात्रा और खेती में 4 सिरों वाले चिमेरा से बहुत दूर था। जैसे ही हाओयू मंच पर प्रकट हुआ, उसने एक प्रभावशाली तरीके से चेन होंग्यू के अनुबंधित जानवर को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। रोश की इस गर्जना के साथ हाओयू के शरीर से एक गाढ़ा बैंगनी इरादा निकल गया। जैसे ही यह पूरे युद्ध क्षेत्र की ओर फैल गया, इसका सामना 4 सिरों वाले चिमेरा से हुआ, जो पहले ही हुआ था उन जादुई जानवरों से निपटना जो क्रिएचर समनिंग गेट से बाहर आए थे। लेकिन जैसे ही बैंगनी इरादा फैला, सभी जादुई जानवरों ने हाओयू को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जिसमें 4 सिर वाला चिमेरा भी शामिल था।
बीस टेम्परर डोमेन की उपस्थिति के समय से भी अधिक समय तक उनमें चिंता की भावनाएं जाग उठी, और यहां तक कि 4 सिरों वाला चिमेरा भी इसका अपवाद नहीं था। बाहर से हाओयू और 4 सिरों वाले चिमेरा के कई सिरों, पंखों और लगभग ड्रैगन जैसी आकृतियों में एक मजबूत समानता थी। अंतर यह था कि जिंगक्सुआन के सिर ड्रैगन के करीब दिखते थे, या यूं कहें कि मूल रूप से ड्रैगन की तरह दिखते थे, और उनके तराजू बहुत मोटे थे। लेकिन रंग के संदर्भ में हाओयू के शरीर से निकलने वाली नीलम रंग की चमक और भी अधिक चमकदार थी। जैसे ही जिंगक्सुआन की नजर हाओयू के शरीर पर पड़ी, ये 10वां कदम जादुई जानवर तुरंत रुक गया और नीचे हमला करने वाले जादुई जानवरों पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं की। मूल रूप से उसके शरीर को तैराए रखने वाले बड़े पंख लगातार कांप रहे थे, यहां तक कि उसके विशाल शरीर को तैराए रखने में भी असमर्थ थे। एक जोरदार धमाके के साथ वह जमीन पर गिर गया और निचली श्रेणी के जादुई जानवरों को कुचल दिया। अध्याय 589 6 सिरों वाला चिमेरा। भाग 1। हाओयू ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों में 4 सिर वाले चिमेरा को देख भी नहीं सकता था, और उसने दहाड़ के साथ अपने 6 बड़े सिर ऊंचे कर लिए, गर्व से खुद को एक कम संप्रभु राजा के रूप में प्रदर्शित किया। यह दृश्य बिल्कुल अप्रत्याशित था, यहां तक कि खुद लॉन्ग हाओचेन भी आश्चर्य से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये ठीक उसी समय हुआ जब उनके साथियों ने चेन होंग्यू की परीक्षा का सामना करने के लिए अपने उच्चतम मोड में प्रवेश करने की तैयारी करते हुए कॉन्जॉइंट स्पिरिट बूस्टिंग पिल्स ले ली थी। लेकिन चेन होंग्यू का सबसे मजबूत अनुबंधित जानवर अचानक जमीन पर गिर गया, और हेलफायर नीडल के रास्ते से बचकर चेन होंग्यू उसकी पीठ के करीब गिर गया। वह सचमुच एक भयावह स्थिति थी। आखिरकार, चूंकि वह दुश्मन नहीं था, लॉन्ग हाओचेन ने चेन होंग्यू के खिलाफ हमला शुरू करने के इस अवसर का लाभ नहीं उठाने का फैसला किया। ऐसा कैसे हो सकता है? चेन होंग्यू का आश्चर्य अत्यधिक था। दूधिया सफेद आत्मा के उतार चढ़ाव उसके शरीर से फैल रहे थे, जिंगक्सुआन चिमेरा को कवर कर रहे थे, लेकिन चीजें उसकी इच्छाओं के विपरीत हो गईं। उसकी गति का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जिंगक्सुआन का कांपना और अधिक स्पष्ट होता गया। चारों के सिर जमीन पर दबे हुए थे, उनके चारों मुंह और नाक से झाग निकलने लगा था। इस बार चेन होंग्यू ने लॉन्ग हाओचेन के समूह को कुछ और साबित करने की कोशिश नहीं की। एक सम्मानकर्ता के लिए एक अनुबंधित जानवर उसके अपने जीवन के विस्तार की तरह है। यदि अनुबंधित जानवर को कुछ हो जाता है, तो सम्मानकर्ता की खेती को गंभीर झटका लगना तय था और शायद घातक चोट भी लग सकती थी। आपने जिंगक्सुआन के साथ क्या किया? चेन होंग्यू परेशान था, लेकिन स्पष्ट रूप से हाओयू की शक्ल देखकर वह चुप रहने से खुद को नहीं रोक सका। लॉन्ग हाओचेन भी जिंगक्सुआन की स्थिति से बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने हाओयू को थोड़ा सा भी हमला करने के लिए नहीं कहा था। और जिंगक्सुआन 10वें कदम का जादुई जानवर है, हाओयू का कोई भी हमला उसे कैसे हरा सकता है? एक पल के लिए वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया और स्थिति को समझने में असमर्थ हो गया। हाओयू को वापस छोड़ने के लिए दौड़ना। एक झटके में उसकी आकृति चेन होंग्यू के बगल में दिखाई दी, और उसकी पीठ पर कैई की आकृति चुपचाप उभरी। यदि वह सच्चा दुश्मन होता, तो चेन होंग्यू द्वारा लॉन्ग हाओचेन की ओर जोर से चिल्लाने से ठीक पहले का समय अपनी चाल चलने का सबसे अच्छा मौका होता। वरिष्ठ, हमने कुछ नहीं किया और हमने हमला भी नहीं किया। स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स के प्रभाव अभी भी मौजूद थे, लेकिन क्योंकि वे रिलीज नहीं हुए थे, लॉन्ग हाओचेन का शरीर असहज महसूस कर रहा था, केवल स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स की बात की प्रतिक्रिया को दबा रहा था, क्योंकि उसने ये शब्द चेन होंग्यू के प्रति बहुत असहायता से कहे थे। ये देखकर कि वह जिंगक्सुआन को अपने विचार बताने में भी असमर्थ था, चेन होंग्यू को अप्रत्याशित रूप से बहुत पसीना आया। क्या आपने कुछ नहीं किया? लेकिन देखो जिंगक्सुआन कैसे बदल गया। ये वह जादुई जानवर है, आपका जादुई जानवर। मुझे मत बताओ कि मैं उसका खून भी दबा सकता हूँ। आखिरकार वह आत्मा मंदिर का नेता था। जैसा कि चेन यंग र ने कहा, इस दुनिया में जादुई जानवरों की उसके दादा से बेहतर समझ किसी को नहीं थी। रक्त शुद्धता दमन का जिक्र करते हुए चेन होंग्यू की आंखें अविश्वास से भर गईं। और जब उसने हाओयू की शक्ल को और करीब से देखा, तो उसे ऐसा लगा मानो उसने कोई राक्षस देखा हो, और वह खुद को गहराई से कांपने से नहीं रोक सका। ऐसा नहीं हो सकता। 6 सिरों वाला चिमेरा। चेन होंग्यू ने हाओयू को बेजान होकर देखा, उसके दोनों हाथ और पैर एक पल के लिए ठंडे हो गए। वह जिंगक्सुआन की दुर्दशा के बारे में नहीं भूला था, और उसने लॉन्ग हाओचेन से कहने में जल्दबाजी की, जल्दी करो और अपना माउंट वापस भेजो, जल्दी से। उनका अंतिम शब्द लगभग दहाड़ में बदल गया, इससे उनमें भयानक चिंता भरती देखी जा सकती थी। लॉन्ग हाओचेन ने देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से हाओयू की ओर इशारा किया, जिसने अपना सिर उठाने और बैंगनी रोशनी में गायब होने से पहले जिंगक्सुआन को तिरस्कार की एक आखिरी नजर दी।
उसके बाद कैसा रहस्यमय दृश्य दिखाई दिया। जैसे ही यह गायब हुआ, जिंगक्सुआन के झटके रुक गए और उसने झाग उगलना बंद कर दिया। लेकिन अन्य जादुई जानवर जो इतने भाग्यशाली नहीं थे, वे सभी हाओयू द्वारा छोड़े गए बैंगनी इरादे में समा गए थे। उस सटीक क्षण में वे सभी लंगड़ा कर चलने लगे और निचली खेती वाले भी तुरंत मर गए। सबसे ज्यादा खेती करने वाले अभी भी लंगड़ी हालत में थे। एक पल के लिए जादुई जानवर का मूत्र बहता रहा, जिसने जानवरों से लड़ने के पूरे क्षेत्र को एक असुविधाजनक गंध से ढक दिया। हाओयू के जाने से चेन होंग्यू को बहुत आराम मिला। लॉन्ग हाओ चेन की ओर अपनी आंखें घुमाते हुए उसकी नजर बिल्कुल अलग हो गई, मानो वह किसी राक्षस को देख रहा हो। 4 सिरों वाला चिमेरा भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था और 10वें चरण का जादुई जानवर बनकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। अपने चारों सिर ऊपर उठाते हुए उसके चेहरे पर भयभीत भाव का जरा भी निशान नहीं था। और विशेष रूप से जब उसने लॉन्ग हाओ चेन को देखा तो उसका विशाल शरीर पीछे हट गया और चेन होंग्यू को आखिरी बार भी बुलाए बिना जहां उसे बुलाया गया था वहां से लौटने की पहल की। वरिष्ठ, अभी क्या हुआ? स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स के बाद की प्रतिक्रिया को दबाने में लॉन्ग हाओ चेन को बड़ी कठिनाई हुई, लेकिन यह समझने में पूरी तरह से असमर्थ थी कि एक सामान्य परीक्षण मूल रूप से इतनी निराशाजनक दृष्टि में क्या बदल गया था। वह आश्चर्य कैसे नहीं दिखा सकते थे। चेन होंग्यू ने दृढ़ता और ध्यान से लॉन्ग हाओ चेन को देखा। आपको ये कहां से मिला? पहाड़ चढ़ना, मुझे बताओ। लॉन्ग हाओ चेन ने उत्तर दिया, होली नाइट्स माउंटेन रेंज से। असंभव। चेन होंग्यू ने उसे स्पष्ट रूप से काट दिया। उसकी नाइट सेक्रेड माउंटेन रेंज पर 6 सिरों वाला चिमेरा कैसे हो सकता है? क्या आप नहीं जानते कि 6 सिर वाले चिमेरस क्या होते हैं? लॉन्ग हाओ चेन ने चेन होंग्यू को आश्चर्य से देखा। क्या आप कह रहे हैं कि हाओयू 6 सिरों वाला चिमेरा है? चेन होंग्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। निश्चित रूप से, अन्यथा वह जिंगक्सुआन को दबाकर इतनी तीव्र पवित्रता का प्रदर्शन कैसे कर सकता था? यहां तक कि एक अधिक शक्तिशाली जादुई जानवर भी इसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। बाकी सभी लोग उनके आसपास थे और यहां तक कि पास खड़े सांशुई पोपो और झांग फैन फैन भी आ गए थे। सांशुई पोपो ने टिप्पणी की, आपको पता होना चाहिए कि रक्त शुद्धता दमन क्या है। जादुई जानवर कई जातियों से बने होते हैं और यहां तक कि प्रत्येक अलग अलग जाति में भी सख्त श्रेणियां हैं। ये जादुई जानवरों के बीच वर्ग प्रणाली है, एक ऐसा पहलू जो कुछ हद तक हम मनुष्यों के समान है। सीधे शब्दों में कहें तो जादुई जानवरों के बीच आम और रईसों की तरह मतभेद है और रईसों के सामने एक ही जाति के आम लोगों को बहुत दबाया जाएगा। ये रक्त की शुद्धता के लिए उनका दमन है। इसलिए जब एक ही जाति के बीच युद्ध होता है तो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा हमेशा सर्वोच्च रक्त स्थिति वाले रईसों के बीच होगी। यदि उनके रक्त की स्थिति के बीच अंतर बहुत अधिक है तो शक्तिशाली लोगों द्वारा दमन के कारण लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी। केवल तभी जब उनके रक्त की शुद्धता में बहुत अधिक अंतर न हो तभी लड़ाई छिड़ सकती है। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। सांशुई पोपो ने हानयू के दानव नेत्र कमांडर को निशाना बनाया। आपका दानव नेत्र कमांडर स्तर पर है। यदि एक निरंकुश स्तर की दानव आंख यहां होती तो उसकी शक्ति बहुत ही कम हो जाती। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह निरंकुश दानव नेत्र के विरुद्ध कदम भी उठा सके। सांशुई पोपो के स्पष्टीकरण को सुनकर सभी को रक्त शुद्धता दमन की बेहतर समझ प्राप्त हुई। इस समय चेन होंग्यू बहुत शांत हो गया था, एक गहरा स्वर लेते हुए। ठीक पहले जिंगक्सुआन एक साधारण दानव नेत्र की तरह थी जो एक दबंग दानव नेत्र को देख रही थी जब उसने आपके 4 सिर वाले चिमेरा को देखा था। यही कारण है कि वह इतनी असहनीय थी। उसके लिए यदि वह खुद को 4 सिरों वाले चिमेरा की उपस्थिति में बहुत लंबे समय तक उजागर करता है तो संभवतः इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब मैं अंततः समझ गया हूं कि दानव देव सम्राट आपको इतना अधिक महत्व क्यों देता है। आपके पक्ष में एक देवता है जो राक्षसों के शासन को भी खतरे में डाल सकता है। लॉन्ग हाओ चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। टेंपल लीडर, बस रुको, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अभी अभी वरिष्ठ सांशुई ने कहा कि एक निरंकुश दानव नेत्र एक दानव नेत्र कमांडर को दबा देगा और ऐसा उनके रक्त की शुद्धता के कारण है। लेकिन आधार यह है कि निरंकुश दानव नेत्र कमांडर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन हाओयू वैसा नहीं है। यह अधिक से अधिक 9वें चरण का जादुई जानवर है जो हाल ही में विकसित हुआ है। आपके 4 सिरों वाले चिमेरा के साथ कुछ अंतर है। 9वें चरण के जादुई जानवर और 10वें चरण के बीच एक बड़ा अंतर है। मैं आपके 4 सिरों वाली कल्पना पर प्राकृतिक दमन कैसे कर सकता हूं? क्या कहा आपने? 9वां चरण? ऐसा नहीं हो सकता। 6 सिरों वाला चिमेरा 9वें चरण का जादुई जानवर कैसे हो सकता है? चेन होंग्यू की आवाज लगभग खत्म हो गई थी।
लॉन्ग हाओ चेन को शक्तिहीन घोषित किया गया। हालात ऐसे ही हैं। हाओ यू है वास्तव में 9वें चरण का जादुई जानवर, और जो कुछ ही समय पहले विकसित हुआ है, मेरे साथी इन तथ्यों की पुष्टि कर सकते हैं। चेन होंग्यू की निगाहें बेजान हो गईं। यह आश्चर्य इस बात से हुआ कि जादुई जानवरों के बारे में जानकारी होते हुए भी यह स्थिति उसकी समझ से परे है। एक गहरी सांस लेते हुए और अपने आश्चर्य को दबाते हुए चेन होंग्यू ने कहा, चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं काइमेरा के बारे में क्या जानता हूं, और फिर तुम मुझे बताओ कि तुम अपने इस अनुबंधित जादुई जानवर के बारे में क्या जानते हो। यदि आपका जादुई जानवर वास्तव में केवल 9वें चरण तक पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी एक असाधारण पृष्ठभूमि है, यहां तक कि निश्चित रूप से काइमेरा की पूरी श्रेणी से भी अधिक। सेंशुई पोपो ने अचानक चेन होंग्यू को टोक दिया, चेन यंग एर के बारे में क्या? वह कैसी है? लॉन्ग हाओ चेन, तुमने उसे कहाँ रखा? लॉन्ग हाओ चेन ने उत्तर दिया, मैंने अपने दिव्य उपकरणों में से एक का उपयोग करके उसे लोगों को स्वतंत्र रूप से टेलीपोर्ट करने की अनुमति देकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। उसे अपनी मानसिक शक्ति की सीमा पार कर लेनी चाहिए थी, और वह थोड़ी देर के आराम के बाद ठीक हो जाएगी। मैं अभी उसे वापस टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। अंत में सेंशुई पोपो चेन यंग र की परिस्थितियों के बारे में निश्चिंत नहीं थी, और उसने तुरंत अपने टेलीपोर्टेशन को सक्रिय करने के लिए लॉन्ग हाओ चेन की ओर सिर हिलाया। इटर्नल मेलोडी ने सुनहरे उतार चढ़ाव जारी किए और अभी भी बेहोश चेन यंग र को सभी के सामने टेलीपोर्ट किया। थोड़ी देर तक उसके शरीर की स्थिति की जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद कि उसने अपनी मानसिक शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने के कारण ही चेतना खोई है, वह अंततः शांत हो गई और चेन यंग के मुंह में मानसिक शक्ति पुनर्प्राप्ति गोली डाल दी। एर अपने पूरे जीवन में जादुई जानवरों का अध्ययन करने के बावजूद चेन होंग्यू अपनी पोती को संभाल भी नहीं सका, और अचानक उसने खुद को एक पूर्ण रहस्य में पाया, एक विशेष जादुई जानवर जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसका आश्चर्य बहुत अधिक था। उसी समय जब सेंशुई पोपो ने चेन यंग र का इलाज किया, उसने पहले से ही काइमेरा के पूर्वजों के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। चिमेरस एक विशेष प्रकार का ड्रैगन है जो प्राचीन काल से उत्पन्न मिश्रित रक्त वाले प्राणियों को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, अप्रासंगिक चीजें मिलकर एक नए प्रकार के प्राणी को जन्म देती हैं। ये समझना कठिन लग सकता है, लेकिन काइमेरा का अस्तित्व इस सिद्धांत का जीता जागता सबूत है। अध्याय 590 6 सिरों वाला चिमेरा, भाग 2। प्राचीन काल में ड्रैगन जाति समृद्ध थी और पूरे महाद्वीप पर राज करती थी। वह समय था जब ड्रैगन सबसे अधिक अत्याचारी थे, न केवल लालची और हिंसक बल्कि पूरी तरह से भ्रष्ट भी थे। उन्होंने किसी भी प्रकार के प्राणी के प्रति वासना दिखाए, और इस प्रकार उनके निर्बाध संभोग ने उप ड्रैगन की कई प्रजातियों को जन्म दिया। उदाहरण के लिए अर्थ ड्रैगन के नाम से जाने जाने वाले वर्तमान प्राणियों की उत्पत्ति ऐसी ही है। चिमेरस वही है, एक शक्तिशाली प्रकार का उप ड्रैगन। जब वे पहली बार प्रकट हुए तो उन्होंने दुर्लभ रूप से देखे जाने वाले विशाल विष तत्व ड्रैगन और एक छिपकली प्रकार के जादुई जानवर को मिला दिया। अपनी भावी पीढ़ी में उनमें विविधताएं आईं, वे जहर और अंधेरे के दोहरे तत्व के साथ 2 सिर वाले ड्रैगन बन गए। लेकिन इस चिमेरा की ताकत उसके अंधेरे तत्व छिपकली पक्ष की ओर झुक रही थी, और शायद इसलिए कि इन दोनों रक्त रेखाओं ने बहुत मजबूत अनुकूलता दिखाई, 2 सिर वाले चिमेरा की शुरुआत हुई। अधिक से अधिक संख्या में बनना। प्रजनन के कई हजार वर्षों के बाद योग्यतम के जीवित रहने के कारण डाक छिपकली की प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो गई, और जब जहरीले ड्रैगन मर गए तो आखिरकार चिमेरा जाति का गठन हुआ। हालांकि ये काइमेरा अपने जहरीले ड्रैगन पूर्वजों की तरह शक्तिशाली होने से बहुत दूर था। उन्होंने अपने लालच को पूरा किया और अन्य जातियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और पूरे महाद्वीप में खुद को स्थापित कर लिया। चिमेरों में बहुत अधिक जीवन शक्ति थी, और जैसे जैसे उन्होंने प्रजनन किया, उनकी रक्तरेखा में और भी अधिक परिवर्तन दिखाई देने लगे। अधिक से अधिक ये परिवर्तन तात्विक पहलू में थे और उनके स्वरूप को प्रभावित नहीं करते थे। उन्हें सबसे प्रसिद्ध प्राचीन जातियों में से एक के रूप में गिना जा सकता है, और निरंतर विकास से गुजरने के बाद चिमेरा जाति धीरे धीरे बहुत अधिक शक्तिशाली होने लगी। इसकी शक्ति की गणना सिरों की संख्या के आधार पर की जाती थी। 2 सिर वाले चिमेर अधिक से अधिक 9वें चरण के शुरुआती चरण तक पहुंच पाएंगे, लेकिन 3 सिरों वाले काइमेरा 9वें चरण के किनारे के पास थे, जो विशाल ड्रैगन के करीब ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। 4 सिर वाले चिमेरों को ड्रैगन कातिलों के रूप में जाना जाता है, और ड्रैगन का खून होने के बावजूद उनका सबसे पसंदीदा भोजन विशाल ड्रैगन है। और 4 सिर तक पहुंचने के बाद चिमेरों की कुल ताकत पहले से ही विशाल ड्रैगन से अधिक हो गई। ठीक पहले मैं तुम्हें चोट पहुंचाने से डरता था, इसलिए मैंने जिंगक्सुआन को अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं करने दिया।
इस बिंदु पर पहुंचकर लॉन्ग हाओ चेन के समूह को अंततः चिमेरस नामक प्राणियों के प्रकार के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। लॉन्ग हाओ चेन सवाल नहीं उठा सके, सीनियर 6 सिर वाले चिमेरों के बारे में क्या? चेन होंग्यू ने बेहद गंभीरता से उत्तर देने से पहले लॉन्ग हाओ चेन की ओर देखा। ऐसी एक किंवदंती है 4 सिरों वाले राजा, जिन्हें चिमेरा सम्राटों के नाम से जाना जाता है, किंवदंतियों में दिखाई देने वाले 5 सिर वाले चिमेर थे और सभी चिमेरों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं के रूप में उनका सम्मान किया गया था। जबकि 6 सिर वाले लोगों के लिए चेन होंग्यू की आंखों में खौफ भर गया। काइमेरा के इतिहास में 6 या अधिक सिर वाले काइमेरा कभी दिखाई नहीं दिए थे और किंवदंतियों में 6 सिर वाले चिमेरों को देवता कहा जाता है, ड्रैगन देवताओं के समान स्तर पर विनाश के देवता। इसलिए प्राचीन काल में 6 सिर वाले चिमेर विनाश और बर्बादी के प्रतीक थे। इसीलिए मैं आपका माउंट देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। यदि वह वास्तव में 6 सिरों वाला कल्पना था तो यह संभवतः राक्षसों से कम खतरा नहीं बन सकता था। लॉन्ग हाओ चेन ने हौंफते हुए कहा, सीनियर, क्या आपको यकीन है कि हाओयू 6 सिरों वाली कल्पना है? चेन होंग्यू ने अप्रसन्नता से उत्तर दिया, जरूर, क्या बकवास है। यदि वह 6 सिरों वाला चिमेरा होता तो जिंगक्सुआन और मैं कुछ ही समय पहले मर गए होते। काइमेरों की विनाशकारिता के आधार पर वे बिल्कुल ऐसे अस्तित्व नहीं होंगे जिन्हें यदि आप जीना चाहते हैं तो नाराज किया जा सकता है। फिर भी मुझे अभी भी बहुत संदेह है। यदि आपका वह जादुई जानवर काइमेरा नहीं है तो उसमें कम से कम कुछ काइमेरा का खून होना चाहिए, या यहाँ तक कि इस रूप में परिणाम देने के लिए विकास की एक श्रृंखला भी हासिल की है। लेकिन अगर उसके पास चिमेरा की तरह शुद्ध रक्तरेखा नहीं है तो जिंगक्सुआन के प्रति उसकी रक्त शुद्धता का दमन इतना अधिक क्यों है? हाओ चेन, मुझे उस माउंट के साथ अपनी कहानी विस्तार से बताएं। लॉन्ग हाओ चेन ने उससे सिर हिलाया, फिर उसके मूल आगमन के बारे में बात की। सेक्रेड नाइट्स माउंटेन रेंज में वहां एक जादुई जानवर की खोज कैसे विफल हो गई थी, और अंत में हाओयू को बुलाने के लिए एक टेलीपोर्टेशन लबादा का उपयोग कैसे किया गया था। जब चेन होंग्यू ने यह हिस्सा सुना कि कैसे लॉन्ग हाओ चेन ने अपने खून से और जबरन उसके तत्व को बदलकर हाओयू के भाग्य को बदलने में मदद की, तो वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसकी संकीर्ण अभिव्यक्ति आसान हो गई थी। और कुछ दिन पहले हम हाओयू को उसके क्षेत्र में उसके अंतिम विकास को पूरा करने में सहायता करने वहां एक मरे हुए प्राणी के हमलों का विरोध करने के लिए गए थे। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इसने अपना 6ठा सिर प्राप्त कर लिया है। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद चेन होंग्यू ने टिप्पणी की, मुझे नहीं पता कि आपका पर्वत किस प्रकार का अस्तित्व है। मुझे कोई सुराग नहीं है। लॉन्ग हाओ चेन ने पूछा, क्या आप भी नहीं जानते? और क्या इसका संबंध चिमेरों की जाति से हो सकता है? चेन होंग्यू ने अपना सिर हिलाया, ये कहना मुश्किल है। सबसे अधिक संभावना ये होगी कि चिमेरा के पूर्वजों में से एक पर्याप्त स्तर की खेती तक पहुंचने के बाद उस दूसरे क्षेत्र से यात्रा करने में कामयाब रहा था, और उस दुनिया के प्रभाव के कारण निरंतर परिवर्तनों ने अंततः शक्तियों की एक पीढ़ी को जन्म दिया। लेकिन अब मैं आश्वस्त हो सकता हूं कि आपका माउंट बेहद विनाशकारी है। उनके पूर्वज निश्चित रूप से अमिट डरावनी यादें छोड़ गए, अन्यथा हर बार जब वे विकसित होते हैं तो उन पर इतनी बड़ी संख्या में मरे हुए जीव हमला नहीं करते। दूसरा, काइमेरा और आपके जादुई जानवर के बीच एक बड़ा अंतर है। हालांकि इसके 6 सिर हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसकी तुलना किसी सम्राट या देवता से नहीं की जा सकती। देव स्तर के कल्पना की तो बात ही छोड़ दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी साधना 8वें चरण के मानव शक्तिगृह के स्तर पर ही है। आप जानते हैं उसका क्या अर्थ है? लॉन्ग हाओ चेन ने अपना सिर हिलाया। चेन होंग्यू ने आगे कहा, इसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से विकसित होता रहेगा और संभवतः 7वां सिर भी हासिल कर लेगा, शायद 8वां भी। अरे, आपने ये कैसे निर्धारित किया? लॉन्ग हाओ चेन ने असमंजस में पूछा। अगले दरवाजे पर सेंशुई पोपो अंदर आया, क्या ये स्पष्ट बात नहीं है? किसी जादुई जानवर के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? यह उसके खून की शुद्धता है। हमारे बूढ़े आदमी के 4 सिरों वाले चिमेरा में 10वें कदम वाले जादुई जानवर की ताकत है। आपके जादुई जानवर के लिए उसे पूरी तरह से दबा देना, उसके लिए 10वें चरण तक पहुंचने में असमर्थ होना अजीब होगा। भविष्य में यह जिंगक्सुआन से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा, लेकिन चूंकि यह अभी केवल 8वें चरण पर है, क्या यह विकसित नहीं हो सकता है? समनर्स अपना जीवन जादुई जानवरों से निपटने में बिताते हैं, इसलिए उनसे ज्यादा कोई और जादुई जानवरों का आदी नहीं था। सेंशुई पोपो का स्पष्टीकरण सुनकर लॉन्ग हाओ चेन तुरंत समझ गए। चेन होंग्यू ने समझाया, आपका 6 सिरों वाला माउंट शायद कोई दिवास्वप्न नहीं है। इसका कोई भी सिर चिमेरा जितना शक्तिशाली नहीं लगता, लेकिन मैं ये निर्धारित नहीं कर सकता कि भविष्य में ये कितनी ताकत तक पहुंच सकता है।
लेकिन मुझे यकीन है कि उसके रक्त की शुद्धता चिमेरा से बेहतर है और उसकी कुलीनता की डिग्री की तुलना शायद ड्रैगन देवता से की जा सकती है। मैं आपके माउंट और कल्पना के बीच के अंतर के 2 कारणों से इसे निर्धारित करने में कामयाब रहा। काइमेरा के कई सिर होते हैं, लेकिन व्यवहार में वे सभी एक ही विचार साझा करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि चाहे उनके कितने भी सिर हों, उनके विचार एक जैसे ही होंगे। लेकिन आपका माउंटिया क्या ये वैसा ही है? चूंकि आपने कहा था कि उनमें से प्रत्येक के दिमाग की अपनी विचार प्रक्रिया होती है, बस एक शरीर साझा करना होता है। प्राचीन जानवरों में भी ये अस्तित्व बहुत दुर्लभ थे और केवल कुछ ही केवल 2 विचार प्रक्रियाओं की ओर इशारा कर सकते हैं। मैं 6 विचार प्रक्रियाओं वाले जादुई जानवर की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में ऐसा कुछ देखूंगा। दूसरा बिंदु इसके तत्वों का उपयोग है। काइमेरा के पास अलग अलग वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनकी एकमात्र आक्रामक जादुई क्षमता उनकी सांस का उपयोग है। हालांकि इन सांसों के कई उपयोग हैं, फिर भी यह जादू से बिल्कुल अलग है। लेकिन आपने जो कहा है उसके आधार पर, क्योंकि आपका जादुई जानवर हमला करने, बचाव करने या यहां तक कि समर्थन करने के लिए खुद ही कई तरह के जादू कर सकता है, ये दोनों पहलू मिलकर उसे बेहद बुद्धिमान बनाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के पास सोचने और निर्णय लेने के लिए 6 दिमाग हो तो क्या होगा? आपको क्या लगता है उसकी बुद्धि किस स्तर तक पहुंचेगी? चेन होंग्यू के स्पष्टीकरण को सुनकर लॉन्ग हाओ चेन को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। हालांकि चेन होंग्यू को नहीं पता था कि हाओयू किस तरह का जादुई जानवर है, लेकिन इससे उसे कम से कम हाओयू की संभावित पृष्ठभूमि और उसकी विविधताओं के बारे में अनुमान तो मिल गया। लिन शिन, जो पास में खड़े थे, ने टेम्पल लीडर चेन से पूछा। उन्होंने जो कहा उसके आधार पर, अगर हाओयू में कुछ चिमेरा खून है, तो क्या ये बहुत खतरनाक नहीं हो सकता है? यदि यह भविष्य में और भी अधिक शक्तिशाली स्थिति में विकसित हो जाए, तो क्या यह अत्यंत विनाशकारी नहीं हो सकता? चेन होंग्यू की मुस्कुराहट फीकी थी। पहले तो मुझे ऐसी चिंता थी, लेकिन जिस तरह से वह हमारे दायरे में आया, उसके कारण अब ऐसा नहीं है। जब हाओ चेन अपने रक्त के माध्यम से इस दुनिया में आया तो उसने अपना मौलिक गुण भी बदल दिया। ऐसे उद्धारकर्ता के पक्ष में कुछ भी ना कहें, इस परिवर्तन के कारण हाओ चेन को स्वामी के रूप में स्थापित करने वाला उसका रक्त अनुबंध समाप्त हो गया। क्या आपको पता है कि इसका क्या अर्थ है? हम जैसे संबंधियों के बीच अंतिम लक्ष्य एक अत्यंत शक्तिशाली अनुबंधित जानवर नहीं है, बल्कि एक खून से लथपथ जानवर है। रक्त अनुबंध को पूर्ण निष्ठा के अनुबंध के रूप में जाना जाता है। जब तक ये पूरा हो जाता है, तब तक यह मृत्यु तक सदैव बना रहता है। हाओ चेन और हाओए के बीच इस रक्त अनुबंध पर हाओ चेन का प्रभुत्व है, जिससे उनका रिश्ता किसी भी सामान्य जानवर और उसके मालिक की तुलना में अधिक घनिष्ठ हो जाता है। साथ ही दोनों की साधना में वृद्धि दूसरे को प्रभावित करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी पक्ष की प्रगति दूसरे की प्रगति का कारण बनेगी। मुझे लगता है कि हाओ चेन ने निश्चित रूप से इसका थोड़ा अनुभव किया है। यदि एक दिन हाओ चेन की मृत्यु हो जाती है, तो हाओयू भी निस्संदेह मर जाएगा, जो इस रक्त अनुबंध का परिणाम है। अन्यथा युद्ध में हाओयू की मृत्यु का हाओ चेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक एक पक्ष दूसरे के प्रति वफादारी स्वीकार नहीं करता है और पूर्ण विश्वास और प्रशंसा नहीं करता है, एक जादुई जानवर इंसान के साथ इस तरह के बंधन को कभी नहीं भूलेगा।